लिन फेंग, तुम और श्रेया जवान नहीं हो, हमारे परिवार के लिए एक पोता होने का समय आ गया है। सास हेली ने मुस्कुराते हुए कहा। रसोई में बर्तन धो रहे लिन फेंग ने ये सुनकर चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पलटकर 40 साल की आकर्षक महिला को देखा और कांपती आवाज में कहा, माँ, क्या आप सच कह रही हैं? 5 साल पहले जब से लिन फेंग सू परिवार का घर का दामाद बना है, तब से उसकी कोई इज्जत नहीं बची है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नहीं। घर पर या तो कपड़े धोना और खाना बनाना है या सास के परिवार की सेवा करना है। उसकी पत्नी सोया उससे बेहद उदासीन है। 5 साल से उसने उसे अपना हाथ भी नहीं छूने दिया। वो एक कमरे में सोती है। लिन फेंग के पास सिर्फ एक फर्श वाला बर्थ है। एक बार जब खाना बनाने में नमक ज्यादा हो गया तो उसकी भाभी सूटिंग ने सीधे लिन फेंग के चेहरे पर अपनी चॉपस्टिक फेंकी और कहा कि जो पकवान बना है वह सुआ का खाना है। लिन फेंग को उस समय थोड़ा अन्याय महसूस हुआ और उसने जवाब दिया। नतीजतन उसकी पत्नी सोया ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे प्रतिबिंबित करने के लिए कमरे में जाने के लिए कहा। एक और बार लिन फेंग ने अपनी सास के पैर धोए। पानी थोड़ा गर्म था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसकी सास ने लिन फेंग के सिर को बेसिन में दबाया और उसे बेकार कहकर डांटा। क्या गर्म पानी उसे जलाकर मार डालना चाहता है? शोर सुनकर सोया और सुटिंग बहनें कमरे से बाहर आ गईं। कहने की जरूरत नहीं है कि सुटिंग स्वाभाविक रूप से व्यंग्यात्मक है। लिन फेंगन को वास्तव में जो परेशान कर रहा था वह ये था कि उसकी पत्नी सोया ने न केवल खुद की मदद नहीं की, बल्कि उसे आज रात अपने बेडरूम में वापस न जाने की सजा भी दी और दरवाजे पर घुटने टेक दिए। इसलिए लिन फेंग पूरी रात दरवाजे के बाहर घुटने टेके और अगले दिन लगभग बेहोश हो गए। 5 सालों से लिन फेंग इस जीवन से ऊब चुका है और इस जीवन से ऊब चुका है। ऐसा नहीं है कि वह तलाक नहीं लेना चाहता था या विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर सू परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने साथ नहीं लिया होता और उसका पालन पोषण नहीं किया होता, तो लिन फेंग आज तक नहीं जी पाता। दयालुता की हर बूंद का वसंत द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्याय होने में क्या बुराई है? इसलिए लिन फेंग ने अपनी सास की बातें सुनने के बाद उसे झटका लगा। मूर्ख लड़के, तुम मेरे दामाद और श्रेया के पति हो। क्या तुम सच में अपना सारा जीवन ऐसे ही जीने वाले हो? ही ली ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग खुश हुआ और घबराहट में पूछा, लेकिन माँ, श्रेया, क्या वह वादा करेगी? चिंता मत करो, मैंने अपनी बेटी के साथ वैचारिक काम किया है। आपको भविष्य में घर पर काम करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे पोते पोतियों का जन्म देने की कोशिश करो, फिर तुम सू परिवार के नायक बनोगे। ही ली ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा और लिन फेंग को आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा। लिन फेंग दंग रह गया। उसे लगा कि खुशी अचानक ही आ गई। जब लिन फेंग कमरे में वापस आया तो वह एक पल के लिए रुक गया। मैंने बेडरूम में बिस्तर पर एक पतली आकृति देखी। पत्नी, आप? लिन फेंग ने देखा। थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। बिस्तर पर लेटी महिला उसकी पत्नी सोया है। सोया ने अपना चेहरा बगल की ओर घुमाया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। पति, क्या आपको ये पसंद है? लिन फेंग ने मूर्खतापूर्ण तरीके से सिर हिलाया। यह अविश्वसनीय है। आप जानते हैं, शादी के 5 साल बाद लिन फेंग के प्रति सोया का रवैया हमेशा ठंडा रहा है, यहाँ तक कि कुछ घृणा के साथ। उसने उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नहीं दिया। लेकिन अब क्या ये सच है कि सास के ज्ञान ने एक भूमिका निभाई है? लिन फेंग के और सोचने का इंतजार किए बिना सूया ने एक जेड हाथ को उसकी गर्दन के चारों ओर फंसा दिया। लिन फेंग की सांस इतनी छोटी थी कि उसने सूया को गले लगा लिया। जैसे ही वह चूमने वाला था, बेडरूम का दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुल गया। लिन फेंग, आप वास्तव में जानवरों से भी नीच हैं। यहाँ तक कि मेरी बहन भी आपको जाने नहीं देगी। एक तेज पे अचानक बज उठा। जैसे ही लिन फेंग का चेहरा बदला, आवाज, ये कैसे परिचित है? इस समय बेडरूम की रोशनी चालू है। दरवाजे पर सास और पत्नी खड़ी थी। लिन फेंग कांप उठा। उसकी पत्नी दरवाजे के ठीक बाहर थी। उसकी बाहों में यह क्या है? पॉप! लिन फेंग के चेहरे पर एक थप्पड़। उसकी बाहों में महिला मुक्त हो गई। लिन फेंग की ओर इशारा किया, अपने दांत पीसते हुए कहा, लिन फेंग, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी भाभी हूँ। क्या ये? लिन फेंग की आंखें खुली और सुन्न थी। उसने आखिरकार महसूस किया कि यह उसकी पत्नी नहीं थी जिसने उसे अभी अभी बहकाया था। सूटिंग और सूया दिखने में 6 या 7 पॉइंट समान थे और लिन फेंग अपनी भाभी को नहीं पहचान पाया क्योंकि कमरे में लाइट नहीं जली थी और कमरा अभी अंधेरा था। लेकिन सूटिंग अपनी पत्नी के कमरे में क्यों है? क्लिक। ही ली ने अपना कैमरा निकाला, तस्वीरें ली और लिन फेंग को नाराजगी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर पर एक सफेद आंखों वाला भेड़िया था। लिन फेंग, आपको और क्या कहना है? लिन फेंग चिंतित था और जल्दी से समझाया, माँ, क्या आपने मुझे अपने कमरे में वापस जाने नहीं दिया? अपना पाद रखो। मैंने तुम्हें अपने कमरे में वापस कब जाने दिया? ही ली ने गुस्से में कहा। मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। मैं बर्तन अच्छी तरह से धो रहा हूँ। लोग अचानक कैसे गायब हो गए? मैं सुअरों और कुत्तों से भी बदतर कुछ करने जा रहा था। सूटिंग ने रोते हुए कहा, माँ, बहन, मेरे जीजा ने मुझे यहाँ खींच लिया। आपको मेरे लिए फैसला करना होगा। सूटिंग ने लिन फेंग को ठंडे चेहरे से देखा और उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। लिन फेंग, आप इस बारे में क्या कहते हैं? लिन फेंग ने अपने होंठ काटे। उसने अपनी आंखों को देखा और रोना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाभी थी। उसने अपनी सास को मुंह पर व्यंग्य के साथ देखा। उसने आखिरकार अपनी पत्नी को देखा, जो 5 सालों से मतलबी और उदासीन चेहरे से भरी हुई थी। अचानक मुझे सब कुछ समझ में आ गया। साजिश, ये सब उनकी साजिश है। सास हेली के मुस्कुराते चेहरे से ये कहते हुए कि उसने और सोया ने एक बच्चा पैदा किया, ये खुद के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। लिन फेंग ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, आपको खेलने की जरूरत नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं सू के घर से निकल जाऊं? मैं अभी जाती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों महिलाओं के चेहरे अचानक बदल गए। ये स्पष्ट था कि लिन फेंग सही था।
तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें एक और दिन इस घर में रहते देखकर मुझे सारा दिन बीमार और मतली महसूस होगी, सुया ने सूंघते हुए कहा। लिन फैंग खुद पर हंसे और चुपचाप सलामी उठाई। पिछले 5 सालों में उसके साथ बैल और घोड़े जैसा व्यवहार किया गया। उसने बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत की। भले ही उसे और भी अन्याय और अपमान सहना पड़ा हो, लेकिन जब तक वह सू परिवार के पिता की परवरिश की दयालुता के बारे में सोचता रहा, उसने आखिरकार इसे सहन कर लिया। लेकिन अब वह इसे सहन नहीं कर सकता और वह इसे और सहन नहीं करना चाहता। चूंकि यह परिवार खुद को देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वे यहाँ अपना गर्म चेहरा और ठंडा गधा नहीं रखते। थक गए, वास्तव में थक गए। 1 मिनट रुको, ये बकवास तुम्हें वापस दे दो। सुया ने एक अंगूठी निकाली, उसे जमीन पर फेंक दिया और उदासीनता से कहा। लिन फैंग की आंखें काली पड़ गईं। यह अंगूठी एक रहस्यमय व्यक्ति ने अपने 20वें जन्मदिन पर भेजी थी। वस्तु एक्सप्रेस द्वारा भेजी गई है। प्रेषक और पता खाली है, केवल एक अंगूठी और एक नोट है जिस पर शब्दों की एक पंक्ति है। जन्मदिन मुबारक हो, वांग। उस समय लिन फैंग भ्रमित था और उसने सोचा कि दूसरे पक्ष को गलत पता भेजना चाहिए था। हालांकि यह अजीब था कि जब उन्होंने अंगूठी के साथ एक्सप्रेस कंपनी को पाया, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली थी और कर्मचारियों द्वारा नहीं भेजी गई थी। मालिक को खोजने में असमर्थ, लिन फैंग ने बस अंगूठी छोड़ दी और सुया से शादी कर ली। उसने सोचा कि अंगूठी बहुत सुंदर थी और इसे सुया को शादी की अंगूठी के रूप में दे दिया। बाद में सुया विशेष रूप से पहचान के लिए अंगूठी को गहने की दुकान में ले गई। उसने पाया कि यह बेकार स्क्रैप लोहे का एक टुकड़ा था और इसे फिर कभी नहीं पहना। लिन फैंग नीचे झुका और अंगूठी उठा ली। अंत में उसने परिचित घर पर एक नजर डाली, आह भरी और दूर हो गया। तारांकन जब वह सू के घर से बाहर चला गया तो लिन फैंग ने घर में जयकारों की आवाज सुनी। उसने अपना सिर हिलाया। कौन निर्दयी हो सकता है? एक कुत्ते को भी लंबे समय तक साथ रहने के बाद भावनाएं आ जाती हैं, लेकिन उनके दिलों में मुझे डर है कि वे कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं हैं। ठंडी हवा चली। लिन फैंग ने अपने पतले कपड़े लपेटे और एक सांस ली। ये सर्दी सामान्य डूडल से अधिक ठंडी लगती है। एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने से आई। गति इतनी तेज थी कि लिन फैंग को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। वह सीधे टकराया और उड़ गया। अंगूठी पर खून के छींटे पड़े। श्वा, अंगूठी पर एक अजीब सी रोशनी चमकी। लिन फैंग के जाने के कुछ समय बाद सुया ने शैंपेन निकाली और जश्न मनाना शुरू कर दिया। वह एक एक करके बहुत खुश थी। बहुत बढ़िया, आखिरकार इस कचरे को घर से बाहर निकाल दिया, सुया ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओटिंग इतनी चालाक है कि ऐसी तरकीब सोच सकती है, वरना कुत्ते को नहीं पता कि वो हमारे सू परिवार में कब तक रहेगा, ही ली ने मुस्कुराते हुए कहा। सू टिंग गर्व से भरी हुई दिख रही थी। बहन, जल्दी से दादाजी को फोन करो और फिर से कहो। वैसे भी हाथ में तस्वीरें हैं। भले ही दादाजी आमतौर पर लिन फैंग की रक्षा करते हों, लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, सुया ने सिर हिलाया, तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और बूढ़े आदमी को फोन किया। अपनी पोती सुया का फोन आने के बाद सू परिवार का बूढ़ा आदमी, जो सोने जा रहा था, अचानक बहुत नीला हो गया। भ्रमित, तुम बहुत भ्रमित हो। बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि उसने अपनी दाढ़ी उड़ाई और घूर कर देखा। सुया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दादाजी, लिन फैंग ने इस तरह का जानवर वाला काम किया है। क्या आपको अभी भी उसका सामना नहीं करना चाहिए? हे, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं जानता हूँ। क्या ये कोई जाल है जो तुमने शियाओफेंग के लिए बिछाया है? बूढ़े ने व्यंग्य किया। जब सू यादून घबरा गया तो उसने झिझकते हुए कहा, दादाजी, बकवास मत करो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भूल जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। सू परिवार का महान अवसर तुमने बर्बाद कर दिया। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया, उदास होकर कहा और फोन रख दिया। मौका। सुया उलझन में थी और सोच रही थी कि क्या दादाजी बूढ़े और भ्रमित थे। उसका लिन फैंग बिना पिता और माँ के एक जंगली बीज था। अगर दादाजी ने उसे शुरू में दयापूर्वक नहीं अपनाया होता तो वह अब भूख से मर जाता। अगर वह सिर्फ एक बेकार घर का दामाद होता तो वह सू परिवार के लिए क्या अवसर ला सकता था? शियाओया, बूढ़ा आदमी क्या कहता है? ही ली ने उम्मीद से पूछा। सुया ने बूढ़े आदमी के शब्द फिर से कहे। ही ली और सू टिंग ने तुरंत एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि बूढ़ा आदमी लिन फैंग के प्रति बहुत पक्षपाती था। सुया ने नाक सिकुड़ी और अपने चेहरे पर दृढ़ता से कहा, वैसे भी दादाजी का इस बार विरोध करना बेकार है। हाथ में सबूत हैं, मैं तलाकशुदा हूँ। सू टिंग ने आकर बुरी मुस्कान के साथ कहा, बहन, मैं लियू क्यू को लिन फैंग की मरम्मत करने के लिए कुछ लोगों को क्यों नहीं खोजने देती? उसे लंबी याददाश्त रखने दो और हमारे सू घर से बाहर निकलने दो। लियू क्यू सू टिंग का प्रेमी है। उसके पास घर पर थोड़ा पैसा है और वह बेहद घमंडी है। वह आमतौर पर बाहर खेलता है और बहुत सारे दोस्तों को जानता है। वह लिन फैंग को धमकाता है। सुया ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन लोगों को मत मारो या कचरे को हम पर भरोसा करने का बहाना मिल जाएगा। चिंता मत करो, यह मुझ पर है। सू टिंग ने उसकी छाती थपथपाई। तारांकन, सू परिवार का पुराना घर। अपनी पोती सुया को बुलाने के बाद सू परिवार का बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेट गया और उसे नींद नहीं आई। उसकी भौहें उदासी से भरी हुई थी और वह लगातार आहें भर रहा था। 25 साल पहले उस समय सू परिवार एक साधारण परिवार था। परिवार के कई सदस्य गांव में रहते थे। उस रात भारी बारिश हुई और गरज के साथ बारिश हुई। जब बूढ़ा आदमी अपने जीवन के प्रमुख क्षणों में था तो वह यार्ड में बाथरूम गया, लेकिन एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने उसे चौंका दिया और कभी नहीं भूलेगा। तूफान में एक खूबसूरत महिला ने एक बड़े सुनहरे पक्षी पर कदम रखा और एक रोते हुए बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। एक लंबे शराब के लाल बाल हवा के साथ नाचते हुए, पानी की आंखों की तरह ईथर में, दुनिया को देखने की गति के साथ, जैसे कि भगवान केवल दुनिया में आते हैं। बूढ़ा आदमी दंग रह गया और उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। किंवदंती में 2 मटर के समान सुनहरा पक्षी पीले कैलेंडर में देखा जाता है। 100 मीटर दूर लाल बालों वाली महिला ने पक्षी पर कदम रखा और हवा में उड़ गई। पलक झपकते ही वह घर आ गई।
पूरे आसमान में बारिश शरीर को नहीं छूती। बूढ़ा आदमी अवचेतन रूप से जमीन पर घुटने टेककर कांपती हुई आवाज में देवताओं को चिल्लाया। उसके बाद असाधारण महिला ने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बूढ़े आदमी को सौंप दिया, उसे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कहा और सुपरिवार को एक भाग्य दिया। ये कहा जा सकता है कि उस महिला के बिना कोई वर्तमान सुपरिवार नहीं होता और पाला गया बच्चा कोई और नहीं, यह अब लिन फैंग है। जाने से पहले महिला बूढ़े आदमी से कहती रही कि लिन फैंग को अपने पोते की तरह व्यवहार करें। जब समय सही होगा तो वह वापस आएगी और लिन फैंग को ले जाएगी। लेकिन अब लिन फैंग को उसकी पोती के परिवार ने बाहर निकाल दिया है। अगर महिला किसी के लिए वापस आती है तो उसे खुद को कैसे समझाना चाहिए। ये सोचते हुए बूढ़े आदमी के चेहरे पर बेबसी और डर का एक स्पर्श चमक उठा। तारांकन, लिन फैंग ने एक लंबा सपना देखा। सपने में एक खूबसूरत लाल बालों वाली महिला जमीन पर घुटने टेककर उसके हाथ को चूम रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसकी आंखें अपराधबोध से भरी थीं। वांग, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इन वर्षों में कष्ट दिया। अब से तुम्हारी क्षमता धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और चरम पर लौट आएगी। एक महिला की आवाज प्रकृति की आवाज की तरह गूंजती है। इससे पहले कि लिन फैंग कुछ पूछ पाता, अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। प्राचीन काल से विरासत में मिले कौशल, हजारों सालों से खोई हुई चमत्कारी चिकित्सा कौशल, समुद्र को पलट देने वाले अभ्यास के सूत्र और कई तरह के कौशल अंतहीन रूप से उभर कर सामने आते हैं। आह, लिन फैंग अचानक चिल्लाया और अचानक जाग गया। इस समय वो उच्च श्रेणी के फर्नीचर के साथ एक नर्म बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। यहाँ तक कि सुपरिवार भी बहुत कमतर था। भगवान, आप जाग रहे हैं। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। लिन फैंग ने अपना सिर खाली कर लिया। मैंने 20 की उम्र की एक महिला को देखा, सुंदर और आकर्षक। वह आश्चर्य से खुद को देख रही थी। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? लिन फैंग ने आश्चर्य से कहा। महिला मुस्कुराई और बोली, क्यों, तुम भूल गए? इससे पहले तुम एक कार से टकरा गए थे और उस कार का चालक सीधे भाग गया था। मैं वहां से गुजरी और तुम्हें गंभीर रूप से घायल देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ओह हाँ, यह मेरा घर है। लिन फैंग दंग रह गया। उसने इस पर सोचा जैसे कि ऐसी कोई चीज थी। मुझे याद है कि उस समय सोया के परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया था। मैं दुख और गुस्से से भर गया था। एक ने ध्यान नहीं दिया और अचानक एक तेज कार ने मुझे टक्कर मार दी। लिन फैंग जल्दी से बिस्तर से उठे और कृतज्ञतापूर्वक कहा, अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद। महिला ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपका स्वागत है। वास्तव में ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप जागरें। गंभीरता से, मुझे लगा कि आप मरने वाले हैं। आह, क्यों? लिन फैंग को समझ में नहीं आया। महिला ने लिन फैंग को कारण समझाया। ये पता चला कि लिन फैंग कार की चपेट में आ गया और 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मूल रूप से उसकी सांसें ऐसी थी जैसे कि सांस ही नहीं चल रही हो। लेकिन महिला ने सोचा कि घर पर एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसने बेहोश लिन फैंग को बस कार में बिठाया और जल्दी से घर चला गया। दुर्भाग्य से जब प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिन फैंग की चोट देखी तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि कोई मदद नहीं है, चलो उसे अंतिम संस्कार गृह ले चलते हैं। अप्रत्याशित रूप से आधे घंटे से भी कम समय बाद लिन फैंग चमत्कारिक रूप से जाग गया। महिला की कहानी सुनने के बाद लिन फैंग को अचानक वह अजीब सपना याद आया जो उसने कोमा के दौरान देखा था। क्या उस सपने की वजह से मैं जाग सकता हूँ? वैसे भी मुझे बचाने के लिए। अचानक एक नानी दरवाजे के बाहर आई और जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर टैंग की हालत फिर से खराब हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर सन भी असहाय हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाने और अपने अंतिम शब्द बताने के लिए कहा। क्या? ये सुनकर मिस टैंग ने अपना चेहरा बदल दिया और बाहर भाग गई। लिन फैंग दंग रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि चमत्कारिक डॉक्टर मिस टैंग के घर उसके रिश्तेदारों का इलाज करने आया था। हालांकि ऐसा लगता है कि मिस टैंग के रिश्तेदार की स्थिति आशावादी नहीं है। एक पल के लिए हिचकिचाया और लिन फैंग उसके पीछे बाहर चला गया। थोड़ी दूर के कमरे में 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, पसीना आ रहा था और दर्द से भरा हुआ लग रहा था। उसके बगल में एक सफेद कोट में एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर सन, मेरे पिता की बीमारी कैसी है? टैंग उपनाम वाली लड़की ने चिंतित होकर कहा। डॉक्टर सन ने अपना सिर झुकाया, दोषी दिखते हुए कहा, मुझे खेद है मिस टैंग, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मिस्टर टैंग को अभी भी ठीक होने में समय लगेगा। टांग की हालत वाकई बहुत अजीब है। मैं हर तरह के तरीके आजमाने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस टैंग का सुंदर चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। वो उस आदमी की बाहों में गिर गई और दुखी होकर बोली, पिताजी उठिए, पिताजी। दुर्भाग्य से मिस्टर टैंग गंभीर कोमा में हैं और अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते। जाहिर है, जैसा कि डॉक्टर सन ने कहा, कोई मदद नहीं है। डॉक्टर सन ने दुखी होकर कहा, मिस टैंग, कृपया मुझे माफ करें। मिस टैंग ने खुद को उस आदमी की बाहों में फेंक दिया और उसके आंसू चुप हो गए। नहीं नहीं, मिस्टर टैंग के पास अभी भी मदद है। तभी दरवाजे पर खड़े लिन फैंग ने अचानक कहा। दुखी मिस टैंग और डॉक्टर सन ने एक साथ मुड़कर लिन फैंग को देखा। अच्छा, तुम वो नहीं हो? डॉक्टर सन ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसका अभी कार एक्सीडेंट हुआ है? क्या तुम जाग रहे हो? यह मैं हूँ। लिन फैंग ने सिर हिलाया, मिस्टर टैंग के पास गया और गंभीरता से कहा, आप हार नहीं मान सकते। मिस्टर टैंग के पास अभी भी बचने का एक रास्ता है। ये सुनकर डॉक्टर सन का चेहरा अचानक उतर गया और उन्होंने नाखुशी से कहा, हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि टैंग पहले जीवित रहे, लेकिन दशकों से चिकित्सा में मेरे अनुभव से मिस्टर टैंग के इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ बात नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर सन ने मिस टैंग को पूछताछ भरी निगाहों से देखा। मिस टैंग ने अपने आंसू पोंछे, भौहें सिकोड़ी और कहा, मेरे पास यहाँ आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो कृपया चले जाएं।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिन फैंग ने उत्सुकता से कहा। मिस्टर टेंग वास्तव में बच गए हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास करने को तैयार हैं, तो मुझे कोशिश करने दें। लिन फैंग की बातें सुनकर मिस टेंग भी थोड़ा सशंकित हुई और बोली, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। क्या आप चिकित्सा कौशल जानते हैं? मिस टेंग ने पूछा। मैं नहीं समझा। लिन फैंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मिस टेंग का चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया। बेवकूफ, वह न तो डॉक्टर है और न ही चिकित्सा कौशल जानता है। वो स्पष्ट रूप से खुद को चिढ़ा रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर सन ने व्यंग्य किया, यह एक अज्ञानी बच्चा निकला जो बकवास करता है। मिस टेंग ने दरवाजे की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, अब बाहर निकलो। मेरा मूड खराब है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लिन फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि कैसे समझाए। वह वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्यों। दरवाजे से उसने मिस्टर टैंग के सील हॉल के चारों ओर काली हवा का एक बादल घूमता देखा। इस समय लिन फैंग के दिल में अचानक एक विचार आया, जब तक वो काली गैस को खत्म कर देता है, मिस्टर टैंग जीवित रह सकते हैं। अब काली गैस फैल रही है, माथे से पूरे चेहरे को ढक रही है। थोड़ी देर में जब ये पूरे शरीर को ढक लेगी, तो मुझे डर है कि मिस्टर टैंग पूरी तरह से निराश हो जाएंगे। ये सोचते सोचते लिन फैंग और भी ज्यादा चिंतित हो गया और उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार लोगों को बचाना जरूरी था। उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे मिस्टर टांग की ओर दौड़ पड़ा। मिस टैंग और डॉक्टर सन लिन फैंग के व्यवहार से चौंक गए। तुम क्या करने जा रहे हो, बेवकूफ? कोई उसे रोको। जब दो अंगरक्षक बाहर से आए, तो लिन फैंग बिस्तर पर भाग गया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया और मिस्टर टैंग के माथे पर थप्पड़ मार दिया। लिन फैंग ने मिस्टर टैंग के माथे पर थप्पड़ मारा और जो काली गैस अभी भी फैल रही थी वह अचानक गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली और शांत हो गया, लेकिन मिस टैंग इतनी गुस्से में थी कि वह शर्मा गई और लगभग भाग गई। उसके पिता की मौत उसे दुखी करने के लिए काफी थी। अब वो बिना किसी कारण के एक मनोरोगी से भाग गई और अपने पिता के शरीर के साथ ऐसा अपमानजनक काम किया। उसे ले जाओ, मिस टैंग ने झपट्टा मारा। दो अंगरक्षक तुरंत दौड़े और लिन फैंग को पकड़ लिया। पॉप, मिस टैंग ने लिन फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, क्यों? तुमने मेरे पिता के शरीर का अपमान क्यों किया? लिन फैंग ने अपना चेहरा ढक लिया और उसकी त्वचा जल रही थी। लेकिन वह गुस्सा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मिस टैंग को अपने पिता की परवाह है। मिस्टर टैंग मरे नहीं हैं, यह एक लाश कैसे हो सकती है? लिन फैंग ने आह भरी और कहा। मिस टैंग ने भौहें सिकोड़ी और बिस्तर पर लेटे अपने पिता को देखने के लिए मुड़ी। पिता ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और जागने का कोई संकेत नहीं दिखा, और उनका चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था। जेल जाने का इंतजार करो, मिस टैंग ने गुस्से से कहा। उसे सड़क से आदमी को बचाने का पछतावा हुआ। एक दयालु दिल ने एक भेड़िए के दिल और कुत्ते के फेफड़े को बचाया। डॉक्टर सन ने लिन फैंग को तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हालांकि मैं सन यू कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ। मिस्टर टैंग की स्थिति यह है कि हुआ तो वो जीवित नहीं रह सकता। एक आम आदमी के रूप में क्या आप अभी भी मृतकों में से वापस आना चाहते हैं? लिन फैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर सन और मिस टैंग की नजर में वे मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अपराधियों की तरह लग रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिन फैंग ने चुप रहना चुना क्योंकि वह समझाना नहीं जानता था। चूंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसने वह अजीब सपना देखा था, इसलिए लिन फैंग को हमेशा लगता था कि वह पहले से थोड़ा अलग है, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था कि यह एक डेढ़ पल के लिए कैसे अलग था। जल्द ही बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दो पुलिसकर्मी कमरे में आए। नमस्ते मिस टैंग, क्या आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस का रवैया बहुत दोस्ताना और सम्मानजनक था। आखिरकार टैंग परिवार जिन्हुआ शहर में है, लेकिन यह एक उच्च अमीर परिवार है। मिस टैंग की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। कम उम्र में वह टैंग समूह के दूसरे नेता के रूप में काम कर चुकी है और उसका उच्च पद है। बिस्तर पर उसके बगल में लेटे हुए मिस्टर टैंग टैंग समूह की प्रमुख शेयरधारक श्रीमती चेन के जैविक पुत्र हैं। मैंने पुलिस को बुलाया है, कृपया उसे पकड़ लो, मिस टैंग ने लिन फैंग की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, जिसे अंगरक्षक ने पकड़ रखा था। उसने डॉक्टर होने का नाटक किया और मेरे मृत पिता के शरीर के प्रति बहुत अनादर दिखाया। दोनों पुलिसकर्मी चौंक गए। उन्होंने पहले मिस्टर टैंग की मौत पर चुप्पी जताई, फिर लिन फैंग को हथकड़ी लगाई और सीधे उसे बाहर ले गए। कमरे से बाहर जाने से पहले लिन फैंग ने आखिरकार बिस्तर पर लेटे हुए मिस्टर टांग पर एक नजर डाली। वो बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या काली गैस गायब हो गई और मिस्टर टांग नहीं उठ सके? अगर ऐसा है, तो मिस टांग की ताकत से मुझे डर है कि मुझे कई सालों के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये सोचकर लिन फैंग ने आह भरी, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। अगर आप लोगों को बचाने का मौका छोड़ देते हैं क्योंकि आप एक बात की पुष्टि नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही निर्दयीपन है। जब लिन फैंग ने शुरुआती सालों में सड़क पर गिरे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो वह उसकी मदद करने गया। बाद में उसे बूढ़े व्यक्ति ने उल्टा पीटा। उसने कहा कि लिन फैंग ने उसे ठोकर मारी। अंत में उसने पैसे खो दिए। उसे उसकी पत्नी ने डांटा और एक दिन तक खाना न खाने का जुर्माना लगाया। अतीत से मिले सबक के बावजूद लिन फैंग ने अपनी आंतरिक सद्भावना नहीं छोड़ी। भले ही उसने बाद में बूढ़े व्यक्ति को गिरते देखा हो, फिर भी वह उसकी मदद करने जाता। बेटा, तुम इतने बहादुर हो कि तांग परिवार को भी नाराज कर सकते हो। कुछ सालों के लिए कड़वी भट्टी में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। लिन फैंग के बगल में एक युवा पुरुष पुलिसकर्मी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिन फैंग खुद पर हंसा और कुछ नहीं बोला। वो बस युवा पुलिसकर्मी का पीछा करते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। तांग परिवार, मिस तांग ने जमीन पर घुटने टेक दिए, अपने पिता के शरीर के सामने कुछ सिर झुकाए और रोते हुए कहा, पिताजी कृपया चले जाइए। डॉक्टर सन ये दृश्य देखकर दुखी होने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन वह ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने वाकई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चिकित्सा समुदाय में मिस्टर तांग की बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
भले ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर को आमंत्रित किया जाए, लेकिन इसका इलाज करना असंभव है। इस समय अंतिम संस्कार गृह से लोग आए और मिस्टर तांग के शरीर को ले जाने के लिए तैयार थे। मिस, कृपया बदलाव के लिए खेद है, डॉक्टर सन ने फुसफुसाया। मिस टेंग ने अपना सिर हिलाया और भी रोई, बाहर जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अपने पिता के पास रहने दो। डॉक्टर सन ने सिर हिलाया और अंतिम संस्कार गृह के कर्मचारियों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। खांसी। इस समय बिस्तर पर श्री टैंग की शरीर अचानक खांसने लगी। डॉक्टर सन और अन्य, जो पहले से ही आधे पैर से गेट से बाहर निकल चुके थे, तुरंत कांप उठे। क्या बकवास है, एक लाश। मिस टैंग दंग रह गई, फिर उसकी खूबसूरत आंखों को घूरते हुए आश्चर्य और खुशी से बोली, पिताजी, क्या आप जाग रहे हैं? श्री टैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मिस टैंग की मदद से बिस्तर से उठकर बैठ गए। शायद इसलिए कि वह अभी अभी कोमा से जागा था, श्री टैंग अभी भी थोड़ा भ्रमित था और कहा, वे मैं कहाँ हूँ? क्या बात है? टैंग वे खुशी से रो पड़ी, अपने पिता को कसकर गले लगाया और कहा, पिताजी, क्या आप भूल गए हैं? श्री टैंग ने लंबे समय तक याद किया, तभी उसे याद आया कि उसे अचानक बीमारी हो गई थी। जब उसकी बेटी ने डॉक्टर सन को बुलाया तो वह बेहोश हो चुका था। तो क्या डॉक्टर सन ने खुद ही अपना इलाज किया? ये सोचते हुए मिस्टर टैंग जल्दी से बिस्तर से उठे और कृतज्ञतापूर्वक कहा, डॉक्टर सन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आप जियांगडू में पहले प्रसिद्ध डॉक्टर होने के योग्य हैं। वास्तव में आपकी चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं। ये डॉक्टर सन का चेहरा गर्म और शर्मिंदा था। उसे अपना सिर कठोर करना पड़ा और कहना पड़ा, मुझे धन्यवाद मत दो, मिस्टर टैंग। मैंने आपकी बीमारी का इलाज नहीं किया। मिस्टर टैंग दंग रह गए। पिताजी, यह इस तरह है। टैंग वे मुस्कुराए और अपने पिता को बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर मिस्टर टैंग दंग रह गए। फिर उन्हें कुछ याद आया और जल्दी से कहा, तो जिस युवक ने मुझे बचाया था, उसे अब पुलिस ले गई है। टैंग वे ने जल्दी से पुलिस स्टेशन को फोन किया और उन्हें लिन फैंग को रिहा करने और उसे टैंग परिवार के विला में लाने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद लिन फैंग को यहाँ वापस लाया गया। मूल रूप से वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था। उसने खुद को कैसे संभाला और उसे वापस भेज दिया, लेकिन जब उसने मिस्टर टैंग को देखा जो जाग गया था, तो वह तुरंत समझ गया। सफल। काली हवा के खुद से बुझ जाने के बाद क्या मिस्टर टैंग वास्तव में ठीक हो गए? लिन फैंग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उत्साहित हो गया। इसका क्या मतलब है? शानदार सपने की व्याख्या करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में बहुत उपयोगी ज्ञान है। टैंग वे लिन फैंग का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और उसे मिस्टर टैंग के पास ले आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, उसने आपको बचा लिया। लिन फैंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि वह 5 साल से सोया से विवाहित है, लेकिन उसने उसकी उंगलियां भी नहीं छुई हैं। अब हालांकि वो मिस टैंग का हाथ थामे हुए है। मत कहो, ये वास्तव में अच्छा लगता है। ये नर्म और मोम जैसा है। इसके अलावा उपस्थिति और आकृति के मामले में मिस टैंग सोया से बेहतर है। काश ये कितना अच्छा होता अगर शादी की वस्तु सोया नहीं बल्कि मिस टैंग होती। इस विचार के उद्भव ने लिन फैंग को चौंका दिया। उसने खुद को डांटा, तुम क्या सोचते हो, बस एक घर घर जाकर काम करने वाला दामाद? मिस टैंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? क्या मेढक को हंस का मांस चाहिए? मिस्टर टैंग ने लिन फैंग को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण चेहरे को ज्यादा से ज्यादा सुंदर ही माना जा सकता है। वे सिर्फ 1.75 मीटर लंबे हैं। पहनावे के नजरिए से वे अमीर नहीं हैं। हालांकि आखिरकार मिस्टर टैंग इतने सालों तक जीवित रहे और जानते थे कि लोगों को दिखावे से नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा लिन फैंग उनके जीवन रक्षक उपकारकर्ता थे। उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठी को गले लगाया और सलाम किया, छोटे चमत्कार डॉक्टर, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लिन फैंग खुश हो गए और बोले, आपका स्वागत है मिस्टर टैंग। ये सिर्फ एक संयोग है कि मैं आपको जगा सकता हूँ। संयोग से? मिस्टर टैंग ने भौहें से कोड़ी। डॉक्टर सन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, मिस्टर टैंग, ये छोटा भाई न तो डॉक्टर है और न ही वैद्य। मिस्टर तांग ने आश्चर्य से कहा, उसने मेरा इलाज कैसे किया? शायद जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, डॉक्टर सन ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर सन लिन फैंग द्वारा श्री तांग को बचाने से हैरान थे, लेकिन वे हमेशा आश्वस्त नहीं थे। आप, एक आम आदमी, श्री तांग के सिर पर थपकी देकर उन्हें वापस जीवित क्यों कर सकते हैं? एक पेशेवर डॉक्टर के रूप में मैं थका हुआ और असहाय हूँ। अगर वह तांग परिवार से परिचित नहीं था, तो उसे लगभग लगता था कि श्री तांग और लिन फैंग खुद के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब लिन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद डॉक्टर सन ने फैसला किया कि यह शायद एक संयोग था कि लड़का श्री तांग को बचा सका। ये बकवास किस्मत है। पिताजी, चाहे ये संयोग हो या न हो, आपको लिन फैंग ने बचाया था। तांग परिवार इस दयालुता को अनदेखा नहीं कर सकता, तांग वे ने सकारात्मक रूप से कहा। श्री तांग ने सिर हिलाया, लिन फैंग को देखा और कहा, युवक, क्या तुम एक शर्त रख सकते हो? लिन फैंग ने जल्दी से कहा, नहीं, वास्तव में मिस टैंग ने मुझे एक बार बचाया था, ये तय हो गया है। ओह, मिस्टर टैंग ने अपनी बेटी की ओर देखा। टैंग वेई ने अपने पिता को इसके बारे में बताया। ये सुनने के बाद मिस्टर टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही है, लेकिन चिंता मत करो, हमारा टैंग परिवार कंजूस नहीं है। तुमने मुझे बचाया, बस मुझसे पूछो कि तुम कितना चाहते हो। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। मुझे खुशी है कि मिस्टर टैंग जाग सकते हैं, लेकिन लिन फैंग बात करना बंद करना चाहते थे। बस क्या? टैंग वेई ने पूछा। ये सिर्फ इतना है कि मिस्टर टैंग की बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और उन्हें फॉलो अप उपचार की आवश्यकता हो सकती है, लिन फैंग ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर टैंग वेई और उनकी बेटी हैरान रह गए। डॉक्टर सन ने अपने दिल में व्यंग्य किया, धिक्कार है, ये लड़का बहुत लालची है। वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ दिखावा करता है। आप क्या कहते हैं कि आपको अभी भी फॉलो अप उपचार की आवश्यकता है? ये स्पष्ट है कि आप तांग जियाला के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और फिर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। टुट, क्या शर्म की बात है। डॉक्टर सन श्री तांग के पास गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाया।
श्री तांग पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर उनका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, लिन फैंग को किसी गहरे अर्थ से देखा और कहा, युवक, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम चिंता करते हो। अंत में मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुम वास्तव में कुछ नहीं चाहते हो? लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तांग वे, कृपया छोटे भाई को दूर भेज दो, श्री तांग ने धीरे से कहा। तांग वे ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि डॉक्टर सन ने उसके पिता से क्या कहा, वह जानना चाहती थी कि यह बुरा होगा। उसने तुरंत कहा, पिताजी, चूंकि आपकी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो आप इस सज्जन को फिर से कोशिश क्यों नहीं करने देते? डॉक्टर सन ने आइस सिटी के सबसे शक्तिशाली डॉक्टर से संपर्क किया है। मुझे अपने अनुवर्ती उपचार के बारे में चिंता करने के लिए किसी आम आदमी की जरूरत नहीं है। मुझे विदा करें, मिस्टर तांग ने ठंडे स्वर में कहा। आम आदमी, ये सुनकर लिन फैंग ने अपने दिल में आह भरी। दरअसल मैंने अभी अभी डॉक्टर सन के शब्द सुने। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यों उसके कान की ताकत अचानक इतनी शक्तिशाली हो गई। उसने वास्तव में अपने कान बंद कर लिए। डॉक्टर सुन ने कहा कि वह एक आम आदमी और झूठा था। वो मिस्टर तांग को बचाने के लिए भाग्यशाली था। अब वो दिखावा कर रहा है कि मिस्टर तांग की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो सिर्फ तांग परिवार के साथ संबंध बनाना चाहता है और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। लिन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर सुन इतने संकीर्ण सोच वाले थे। साथ ही वो बहुत निराश भी था। मिस्टर तांग, जो खुद से बचाए गए थे, खुद पर इतना अविश्वास करते थे। केवल चूंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। लिन फैंग ने अलविदा कहा और दूर हो गया। तांग वे ने संकोच किया और पीछा किया। उसे हमेशा लगता था कि लिन फैंग उतना सरल नहीं था जितना लगता था। तांग परिवार के विला के बाहर तांग वेरो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से मिलते हैं। मेरा नाम तांग वेई है। इस बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मेरे पिता वाकई चाहते। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहने की योजना बनाई, वास्तव में मिस तांग को वास्तव में इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे एक बार बचाया था, अब मैं बस आपका एहसान चुकाता हूँ। वैसे भी मुझे यह एहसान याद है। वैसे क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन नंबर बता सकते हैं? तांग वेई मुस्कुराया। लिन फैंग को समझ में नहीं आया, आप अपने मोबाइल फोन नंबर का क्या करना चाहते हैं? चूंकि तांग परिवार को लगता है कि वे झूठे हैं, तो उन्हें उसकी संपर्क जानकारी की क्या जरूरत है? वापस लौटना चाहते हैं। लिन फैंग ने फिर भी तांग वेई के साथ नंबरों का आदान प्रदान किया। तांग वेई लिन फैंग को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन लिन फैंग ने मना कर दिया। आखिर अब किसके पास घर है? क्या तांग वेई उसे वापस सू के घर नहीं ले जा सकता? लिन फैंग लिन के विला से खाली सड़क तक निकल गया, लेकिन उसका दिल असामान्य रूप से शांत था। सपने में अर्जित ज्ञान उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। उसने अपनी आंखें बंद की और रात की हवा को बहते हुए महसूस किया। उसके मुंह के कोने में एक चमक थी। हालांकि उन्हें सू परिवार ने बाहर निकाल दिया था। हालांकि तांग परिवार ने उसे झूठा कहकर पूछताछ की। हालांकि लिन फैंग इस समय खोया नहीं है। अगर सपने में कौशल और जादुई शक्तियां वास्तव में उपयोगी हैं, तो क्या दुनिया उसे उन्हें सीखने के बाद अपने हाथों को हवा से ढकने नहीं देगी? ये सोचकर लिन फैंग ने तुरंत प्रयोग करने के लिए होटल वापस जाने का फैसला किया। बस इस समय कई लोग अचानक सामने से निकल आए। इन लोगों ने लिन फैंग को भयंकर रूप से देखा और उसे घेर लिया। क्या आप लिन फैंग हैं? उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा। लिन फैंग का चेहरा बदल गया। क्या बात है, मैं इन वर्षों में एक नियमित जीवन जी रहा हूँ। मैं चोरी या डकैती नहीं करता, इससे किसी को ठेस नहीं पहुँचती। जब लिन फैंग इनकार करने वाला था, तो एक और आदमी अचानक चिल्लाया, मैंने तस्वीर देखी है, ये वही है। जैसे ही आवाज गिरी, कई लोगों ने तुरंत अपनी झूले की छड़ी निकाल ली और लिन फैंग की ओर दौड़ पड़े। सब लोग, क्या कोई गलतफहमी है? लिन फैंग ने इन उग्र लोगों को देखा और उसका चेहरा सफेद हो गया। लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के समूह ने अपने हाथों में एक झूला छड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ लगाई। लिन फैंग सहज रूप से भागना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने पाया कि इन लोगों की हरकतें अचानक बहुत धीमी हो गईं। हाँ, बहुत धीमी, बिल्कुल फिल्म में धीमी गति की तरह। आप इतनी धीमी गति से किसी को कैसे हरा सकते हैं? लिन फैंग ने हिचकिचाहट की और भागने का विचार छोड़ दिया। अपने कंधे के एक तरफ उसने आसानी से एक हिट स्टिक से बचा लिया, उसके बाद एक तरफ चमक गया और कई हमलों से बच गया। वह स्तब्ध था। उसका शरीर इतना लचीला कब हो गया? हालांकि जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास और सोचने का समय नहीं था। सबसे पहले उसने सामने वाले आदमी की नाक के पुल पर मारा। उसने केवल क्लिक की एक तीखी आवाज सुनी। आदमी चिल्लाया और उसका शरीर रेत के बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया, 3 मीटर दूर उड़ गया। फिर से एक और लात खाने वाला बल्लेबाज चीखता हुआ पीछे गिरा और एक के बाद एक उसके पीछे के 3 लोगों को गिरा दिया। धिक्कार है, ये कौन सी शक्ति है? लिन फैंग ने अपना मुंह खोला और अपनी अजीब शक्ति से पूरी तरह से भयभीत हो गया। हत्यारे गुंडे अचानक रुक गए और लिन फैंग को कुछ डर के साथ देखने लगे। क्या स्थिति है? क्या लियू क्यू ने नहीं कहा कि लड़का हार गया है? धिक्कार है, क्या कोई हारे हुए व्यक्ति लोगों को इतनी दूर तक मुक्का मार सकता है? भागो भागो! गुंडे जाग गए, उनके चेहरे बदल गए और वे भागना चाहते थे। लिन फैंग की आत्मा तरोताजा हो गई। धिक्कार है, अब भागना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी है। लिन फैंग ने जमीन पर जोर से पैर रखा और लोग एक मजबूत क्रॉसबो की तरह फुसफुसाए। वो तुरंत भीड़ में घुस गया और सीधे अपने मुठियां और पैर दिखाए। उसने उन गुंडों को पीटा जो हर दिन अपराध करते थे, एक एक करके जमीन पर लेट गए, बुरी तरह से लुढ़कते और चीखते रहे। लिन फैंग नीचे झुका, एक हाथ से एक ठग का कौला उठाया, भावहीन होकर बोला, कहो, तुम्हें मुझसे निपटने के लिए किसने भेजा है? ठग डर से पीला पड़ गया और उसका गला रुंध गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लिन फैंकी ने हालांकि उसके बगल की दीवार पर मुक्का मारा। उसे मुक्का मारने का पछतावा हुआ। मुझे लगा कि मुक्का मांस और खून का होना चाहिए।
मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने बस एक धमाका सुना और ब्लूस्टोन स्लैब द्वारा घुमाई गई दीवार जबरन धंस गई। लिन फेंग दंग रह गया। ठग डर गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह नर्म और कमजोर युवक इतना भयानक था। क्या ये सुपरमैन है? लिन फेंग के कॉलर से पकड़ा गया ठग पूरी तरह से कांप उठा और उसकी कमर भीग गई और पेशाब हो गया। उसने उदास चेहरे के साथ कहा, बड़े भाई, अपनी जान बख्श दो। ये तुम्हारी भाभी का प्रेमी लियू क्यूई है। उसने हमें पैसे दिए और हमें तुम्हें सबक सिखाने दिया। निश्चित रूप से ये वही है। लिन फैंग की पुतली सिकुड़ गई। भौहों के बीच गुस्से की लहर थी। ये लियू क्यूई खुद को धमकाता था जब वो सू परिवार का दामाद था। मुझे याद है एक बार मेरी पत्नी सुया के जन्मदिन पर परिवार रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में गया था। भोजन के बीच में लियू क्यूई अचानक दोस्तों के एक समूह को लेकर आया, सीधे लिन फैंग को एक तरफ ले गया और फिर मजाक उड़ाया, तुम एक डोर टू डोर बेकार हो, तुम हमारे साथ रात के खाने के लिए कैसे बैठ सकते हो? एक कटोरा लेकर किनारे पर लुढ़क जाओ। उस समय कोई भी उसके लिए नहीं बोला, यहाँ तक कि सोया भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह स्वाभाविक बात थी। इसलिए लिन फेंगजेन उसके पास हाथ में कटोरा लेकर खड़ा था, चुपचाप चावल उठा रहा था। वो उस समय अपने आसपास के डिनर और वेटरों की अजीब निगाहों और इशारों को कभी नहीं भूल पाएगा। सू परिवार के दामाद और सूया के पति के रूप में मेरे पास खाने की योग्यता भी नहीं है। ये वर्णन करना अब दुखद नहीं है। एक और बार जब लिन फैंग घर की सफाई कर रहा था, उसने अचानक अपनी भाभी सूटिंग को ऊपर से चिल्लाते हुए सुना। लिन फैंग को लगा कि उसकी भाभी खतरे में है। वह दौड़ा और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। गंतव्य की सभी चीजों ने लिन फैंग को, जो अंदर घुसना चाहता था, कुछ समय के लिए वहीं खड़ा रहने दिया। सूटिंग ने एक परिचारिका की पोशाक पहनी हुई थी और वो फटी हुई थी। उसके शरीर को ढकना मुश्किल था। चमकदार रोशनी में उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। दूसरी ओर लियू क्यूई नग्न थी। केवल एक जोड़ी अंडरवियर पहने लिन फैंग ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन क्रोधित लियू क्यूई बिना कुछ कहे ही भाग गया। उसने लिन फैंग के चेहरे पर मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने एक ही समय में डांटा और लात मारी। मेरी भाभी शर्म और गुस्से से लाल हो गई। वह चिल्लाई, लड़ो, इस बेकार को मार डालो। लिन फैंग समझाना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को समझाने का मौका नहीं दिया, इसलिए उन्हें पीटना पड़ा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बाद में लिन फैंग बाहर गया और बिना किसी कारण के पीटा गया। कहने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादातर लियू क्यूई का विचार था। अपमानजनक अतीत की घटनाओं के दृश्य उसके सीने में भर गए, जैसे कि लिन फैंग के शरीर को जलाने के लिए। गुस्सा, अकथनीय गुस्सा। अप्रत्याशित रूप से उसने सू परिवार को छोड़ दिया है और बहनोई अभी भी खुद को जाने देने से इनकार करता है। ठीक है, उस मामले में चलो इंतजार करें और देखें। लिन फैंग ने एक बुरी सांस ली और बेहोश हुए आदमी को जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने बेचैन गुंडों पर ठंडी नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, लियू क्यू से कहो कि आज से मैं लिन फैंग उसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वह मुड़ा और चला गया, गुंडों के एक समूह को छोड़कर जो एक दूसरे को देख रहे थे और लगभग अपनी हिम्मत खो चुके थे। तारांकिन, जब लिन फैंग सू के घर आया तो उसे याद आया कि उसे बाहर निकाल दिया गया था। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपने सिर को थपथपाया। यहाँ अब तुम्हारा घर नहीं है। उसने अपनी जेब में कुछ मुड़े हुए बैंक नोटों को छुआ और अचानक पछतावा हुआ कि उसे उस समय तांगवेई से कुछ इनाम मांगना चाहिए था। हालांकि हमें लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हम हताश हैं। ये पैसा एक रात के लिए होटल में रहने और 2 बार खाना खाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलो कदम से कदम मिलाते हैं। अगर हमें कल नौकरी मिल जाती है तो हम भूख से नहीं मरेंगे। लिन फैंग ने खुद से कहा। उसने एक सस्ता होटल ढूंढा और चेक इन किया। जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गया तो लिन फैंग ये देखकर हैरान रह गया कि उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था और यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियां कोहरे से ढके दर्पण के माध्यम से सूज गई थीं। आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में लिन फैंग हर दिन सू के घर में घर के काम में व्यस्त रहा है। वो ठीक से नहीं खाता है और अच्छी तरह से नहीं सोता है। वो लकड़ी की तरह पतला है। व्यायाम करने के लिए उसके पास जिम जाने का समय नहीं है। लेकिन अब न केवल भुजाएं मोटी हो गई हैं, पेक्टोरल्स मेजर मांसपेशियां विकसित हो गई हैं, बल्कि पहले थोड़ा वसा वाला निचला पेट भी कठोर 6 उदर मांसपेशियों में बदल गया है। लिन फैंग ने अविश्वास में खुद को आईने में देखा। क्या ये एक सपना है? वास्तव में जब से उन्हें सू परिवार से बाहर निकाला गया और कार ने बेहोश कर दिया, तब से सब कुछ एक सपने जैसा था। मुरझाए और सड़ते हुए को नष्ट करने की शक्ति के साथ उसने आसानी से पेशेवर ठगों के एक समूह को हरा दिया, लेकिन अब शरीर पर मांसपेशियां कुछ भी नहीं है। लिन फैंग को अधिक से अधिक यकीन है कि कार से टकराने के बाद कुछ हुआ होगा। सपने में लंबे शराब के लाल बालों वाली महिला, एक परी की तरह सुंदर, कौन पवित्र है। तारांकिन, अगले दिन लिन फैंग बिस्तर में कठोर सेल फोन की घंटी से जाग गया था। उसने अपना सेल फोन उठाया और देखा कि यह सोया थी। लिन फैंग, आप अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आते हैं। चलिए तलाक की औपचारिकताओं से गुजरते हैं। फोन पर सोया की आवाज बर्फ के पानी के बेसिन की तरह ठंडी थी, जिसने लिन फैंग को तुरंत जगा दिया। ठीक है, लिन फैंग ने कहा, आपने वादा किया था। सोया थोड़ा हैरान थी। उसने सोचा कि इस निकम्मे और बेकार पति ने रो रो कर खुद से तलाक न लेने या शर्तें न रखने की विनती की होगी और सिर्फ थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने के लिए राजी हो गया होगा। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी आसानी से राजी हो गई। ये सोचकर सोया थोड़ी दुखी हुई और बोली, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? लिन फैंग ने धीरे से कहा, वैसे भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी भावनाएं नहीं रही हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ? तुम कह सकते हो। सोया ने गुस्से में फोन रख दिया। लिन फैंग ने अपने मोबाइल फोन को देखा और दंग रह गया। 5 साल, क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? तारांकिन, सिविल अफेयर्स ब्यूरो के हॉल में लिन फैंग ने दूर से सू या और सू टिंग बहनों को देखा और लियू क्यूई स्वाभाविक रूप से वहां पहुंच गई। तीनों लोग लिन फैंग को इतना सुरक्षित और स्वस्थ देखकर हैरान थे।
सू टिंग ने भौहें सिकोड़ी और अपने प्रेमी से फुसफुसाते हुए कहा, लियू क्यूई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने कल किसी को उसे ठीक करने के लिए कहा था? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? लियू क्यू भी हैरान दिखी। हाँ, मैंने किसी को लिन फैंग से निपटने के लिए कहा था। ये कहना उचित है कि भले ही वह अब अस्पताल में न हो, लेकिन उसे प्लास्टर से ढक दिया जाना चाहिए। ये बहुत अजीब है। उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि आपने जिन लोगों को बुलाया था, वे उसे न पा सके, सोया ने कहा। हो सकता है। लियू क्यू ने सिर हिलाया और सोचा कि यह एकमात्र संभावना थी। अन्यथा उन क्रूर तरीकों से लिन फैंग को अपनी त्वचा को छीलना होगा यदि वह मर नहीं जाता है। लिन फैंग, मैंने सुना है कि आपने पिछली बार मेरी प्रेमिका का अपमान करने की कोशिश की थी। क्या ऐसी कोई बात है? लियू क्यू एक भयंकर चेहरे के साथ लिन फैंग के पास चली गई। लिन फैंग ने उसे बेहोशी से देखा और कुछ नहीं कहा। लियू क्यू ने सोचा कि वह डर गया था और बोल नहीं सकता था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले यह बात याद रखूंगा। अब से तुम ईमानदारी से सू के घर और जिन्हुआ शहर से बाहर निकल जाओ। भविष्य में मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें एक बार बुलाऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? लिन फैंगो ने मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा जिसका 5 साल से कोई असली नाम नहीं था। उसका लहजा सपाट था और उसने कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। सुया ने अपने होंठ काटे। वो लिन फैंग के रवैये से बहुत परेशान थी। ये कचरा जाहिर तौर पर दुखद है। तुम अभी भी यहाँ क्या लोड कर रही हो? सुया की राय में इस बेकार पति का अपनी खूबसूरत शख्सियत या अमीर सू परिवार को छोड़ना अस्वीकार्य खबर है। तलाक की औपचारिकताओं से गुजरने के बाद सुया के चेहरे पर फूल की तरह मुस्कान आ गई और उसकी बहन सू टिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, बधाई हो, तुम आखिरकार इस बर्बादी से बाहर आ गई। ये शाम को मेरा उपहार है। जश्न मनाने के लिए कोई जगह ढूंढो। लियू क्यू ने हाथ हिलाया और कहा। लिन फैंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसके दिल में वो वास्तव में एक त्यागने योग्य अस्तित्व है। वह जाने ही वाला था कि एक काली मर्सिडीज बेंज कार अचानक एक जगह से आई और सुया और अन्य लोगों के सामने रुकी। दरवाजा खुला और एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर आया। शायद उसकी उम्र 30 के आसपास थी। माँ शाओ, तुम यहाँ क्यों हो? भाई जय, सू टिंग और लियू क्यू की आंखें चमक उठी, एक के बाद एक अपना सम्मान दिखाते हुए, और जल्दी से उनका अभिवादन किया। दूसरी ओर सुया खुशी से भरी हुई थी। लिन फैंग का दिल धड़क उठा और उसके पैर अपनी जगह पर रुक गए। युवक मुस्कुराया और सिर हिलाया। सू टिंग और लियू क्यू को एक एक करके अभिवादन करने के बाद वह सीधे सुया के पास गया, सुया की कमर को गले लगाया, मुस्कुराया और कहा, जियाओया, क्या तलाक हो गया है? सुया शर्मा गई और धीरे से सिर हिलाया, ये हो गया। युवक ने खुशी की एक झलक दिखाई, नीचे झुका और सुया के गाल पर चूमा। जंगल की हवा जिसने ये दृश्य देखा, वह मानो वज्र से फट गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी पत्नी को 2 मिनट से भी कम समय के लिए तलाक दिया था और वह इतनी जल्दी एक आदमी के साथ संबंध बना लेती है। नहीं, उनकी अंतरंगता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को 1 या 2 दिन से नहीं जानते हैं। लिन फैंग की आंखें खून से लथपथ थीं और उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसने यह नहीं देखा कि उसके नाखून मांस में धंसे हुए थे, दर्द के फटने, लेकिन यह उसके दिल को चोट नहीं पहुंचा सकता था। पिछले 5 सालों में मैं एक बैल और एक घोड़ा रहा हूं, लेकिन मैंने सुया का हाथ भी नहीं पकड़ा है। अब अजीब आदमी ने न केवल सुया को गले लगाया, बल्कि उसे चूमा भी। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह माँ हाउजी है, माँ गुओकियांग का बेटा, जुन्मा समूह का मालिक। वह जिन्हुआ शहर का एक प्रसिद्ध बच्चा है। लियू क्यू लिन फैंग के पास आया और उसकी दर्दनाक उपस्थिति देखी। उसने अपने दिल में अंधेरे का विस्फोट महसूस किया, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। वो मुस्कुराता रहा और कहता रहा, तुम्हें एक और बात बताता हूँ, तुम्हारी पत्नी सुया वास्तव में वह लंबे समय से माँ शाओ के साथ है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर लिन फैंग का चेहरा एकदम बदल गया। हालांकि उसने और सुया ने तलाक ले लिया है, लेकिन सुया किसके साथ है, ये उसकी आजादी है। माँ शाओ की तो बात ही छोड़िए, जिन्हुआ शहर का सबसे अमीर आदमी भी उसका कोई काम नहीं है। हालांकि लियू क्वी ने कहा कि सुया और माँ शाओ लंबे समय से साथ थे। ये कितनी जल्दी है, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले। लिन फैंग अब और नहीं रोक सका। उदास चेहरे के साथ वह आगे बढ़ा। सुया ने लिन फैंग को आते देखकर भौहें सिकोड़ी और अधीरता से कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? लिन फैंग ने दहाड़ते हुए कहा, लियू क्वी ने कहा कि तुम लंबे समय से साथ हो। क्या ये सच है? यह सुया का चेहरा अचानक थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। बस, लेकिन जब उसने माँ हाउजी को देखा, जो उसके बगल में अच्छी तरह से तैयार थी, तो उसने अपने चांदी के दांतों को काटा और जोर से कहा, हाँ, हम लंबे समय से साथ हैं। कितनी जल्दी? लिन फैंग की आवाज कांप उठी। 3 साल पहले, सुया ने लाल चेहरे और दिल के साथ कहा। बस, ये सुनकर लिन फैंग का दिमाग अचानक खाली हो गया। 3 साल पहले, वे 3 साल पहले साथ थे। लिन फैंग, गंभीरता से, क्या आपको लगता है कि आप अपनी शर्तों के साथ वास्तव में मेरे लायक हैं? सुया ने अपने सीने को अपने हाथों में पकड़ लिया और तिरस्कार के साथ कहा, आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं, कोई रूप नहीं। घर पर कपड़े धोने और खाना पकाने के अलावा ये बेकार है। इसका वर्णन करना बेकार है। लेकिन आज जी अलग है। वह न केवल युवा, सुंदर, घर में अमीर है, बल्कि विचारशील भी है। आप जानते हैं, दुनिया की कोई भी महिला अपनी पूरी जिंदगी बर्बादी के साथ जीने के बजाय बेहतरीन पुरुषों को पसंद करती है। आह जी, मेरा किस्मत वाला राजकुमार है। जैसे ही उसने कहा, सुया ने अपना सिर उठाया और माँ हाउजी को एक खूबसूरत चेहरे से देखा जो मिठास से भरा था। लिन फैंग चुप है। इस समय उसे नहीं पता था कि यह कैसा था। गुस्सा, दर्द, नुकसान, शायद सब। उसे सुया से तलाक का पछतावा नहीं है। चूंकि ये महिला खुद से प्यार नहीं करती है, इसलिए उसे हर समय उसके ठंडे गधे से प्यार करने की जरूरत नहीं है। वो वास्तव में दुखी था क्योंकि उसने एक निश्चित हरे रंग की टोपी के बदले में सू परिवार में कड़ी मेहनत की थी। लिन फैंग दुखी होकर मुस्कुराया और कहा, सुया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा? सुया ने सबसे मजेदार चुटकुला सुना और हंसी। हाँ, मुझे पछतावा है।
अगर मैं मरने के लिए मजबूर होती तो शायद दादाजी मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर न करते, ये बेकार की बात है। बहन, तुम उसके बारे में क्या बात कर रही हो? चलो जल्दी करो और जश्न मनाने के लिए एक जगह ढूंढो, सू टिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग ने और कुछ नहीं कहा। पलटो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय एक काले भूत की आग मोटरसाइकिल अचानक लिन फैंग के सामने रुकी। मोटरसाइकिल पर एक पीले रंग की चमड़ी वाला 20वां दशक का युवक था, जिसने एक घिसा हुआ कोट पहना हुआ था। लिन फैंग, आपका एक्सप्रेस। युवक ने लिन फैंग पर एक दस्तावेज जैसी कोई चीज फेंकी और फिर मोटरसाइकिल सीधे चल दी। उलझन में लिन फैंग ने वस्तु ली और मोटरसाइकिल भाई को देखा, लेकिन पाया कि वह भाग गया था। लिन फैंग ने अपना सिर खुजलाया और दस्तावेज खोलने ही वाला था, लेकिन लियू क्यूई अचानक आया और लिफाफा पकड़ लिया। इसे मुझे वापस दे दो, लिन फैंग ने गुस्से में कहा। चिंता मत करो, मुझे देखने दो कि इसमें क्या है, पता भी नहीं है। चलो खोलो और देखो, सू टिंग ने मना लिया। सुया भी कुछ जिज्ञासा के साथ पास आई। लिन फैंग कांप उठा और अचानक कुछ सोच में पड़ गया। मुझे याद है कि मेरे 20वें जन्मदिन पर मुझे भी ऐसा ही एक बिना पते वाला एक्सप्रेस मिला था, जिसमें भी लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो, वांग। जब मैंने इसे खोला तो यह एक साधारण अंगूठी थी। अब रहस्यमय एक्सप्रेस फिर से आपके पास भेजा गया है। लियू क्यू ने दस्तावेज को फाड़ा और अंदर एक काले रंग का बैंक कार्ड देखा। वह इसे बाहर निकालने और अच्छी तरह से देखने वाला था। लिन फैंग आया और कार्ड वापस लूट लिया। भाड़ में जाओ, तुम मरना चाहते हो, लियू क्यू ने डांटा। लिन फैंग ने उसे अनदेखा किया, कार्ड को अपनी जेब में वापस रख लिया, मुड़ा और चला गया। ठीक है, बर्बादी को भूल जाओ, चलो खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, मैं भूख से मर रहा हूँ, सू टिंग जियाओ ने गुस्से में कहा। इसलिए लोग मर्सिडीज में सवार हो गए। हालांकि केवल महाउजी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, थोड़ा स्तब्ध, और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। आह जी, तुम्हें क्या हो गया है? सुया ने पूछा। महाउजी अपने होश में लौट आए और अचानक भौहें सिकोड़ते हुए बोले, जियाओया, क्या ये लिन फैंग वास्तव में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है? तुम क्यों पूछ रहे हो? सुया दंग रह गई और बोली, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि लिन फैंग एक जंगली प्रजाति है जिसके पिता और माता नहीं है। अगर मेरे दादा ने उसे गोद नहीं लिया होता तो वह बाहर मर जाता। आम लोग, ओह, वो हम लोगों जितना अच्छा नहीं है, वह एक निम्न वर्ग है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, माँ हाउजी राहत महसूस कर रहे थे। आह जी, क्या तुम ठीक हो? सुया ने सोचा कि माँ हाउजी थोड़ा अजीब है। कुछ नहीं, माँ हाउजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, ठीक है, मैंने इसे गलत पढ़ा होगा। आखिरकार दुनिया में केवल 100 वीआईपी ब्लैक कार्ड हैं, जिन्हें सर्वोच्च और शीर्ष कुलीन वीआईपी ब्लैक कार्ड के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी जरूरी नहीं है कि वह योग्य हो। लिन फैंग की तो बात ही छोड़िए, एक बेकार दामाद। इसके अलावा लिन फैंग के बहुत दूर चले जाने के बाद वह हमेशा एक्सप्रेस के बारे में सोचता रहता था। अगर एक्सप्रेस की याद न होती तो लिन फैंग लगभग भूल जाता कि आज उसका 25वां जन्मदिन है। समय कैसे उड़ जाता है। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। लिन फैंग ने अपने दिल में आह भरी। उसने अपनी जेब से काला कार्ड निकाला और देखा कि उस पर लिखा था, सेंचुरी बैंक वीआईपी ब्लैक कार्ड। सेंचुरी बैंक। लिन फैंग एक रोमांचक आत्मा है। अगर आपको सही से याद है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर यूनियन पे कार्ड लगता है। जो लोग इस कार्ड को संभाल सकते हैं वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं, और उनके हाथ में जो है वो अभी भी एक वीआईपी है। यह अनुमान है कि मूल्य केवल अधिक होगा। लिन फैंग चुपके से अपनी जीभ चटकाता है और आश्चर्य करने लगता है कि दूसरा पक्ष ये कार्ड खुद को क्यों भेजना चाहता है। अगर यह संयोग है कि पहली डिलीवरी गलत थी तो दूसरी के बारे में क्या? इस बार मोटरसाइकिल भाई ने व्यक्तिगत रूप से उसे भेजा। लिन फैंग थोड़ी देर के लिए सड़क पर लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा। जब वह जिन्हुआ सेंचुरी बैंक के पास से गुजरा तो वह झिझका और अचानक एक साहसिक निर्णय लिया। उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या कार्ड पैसे निकाल सकता है। अगर कैरी वाकई अमीर है तो क्या वह अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? अगर यह बहुत बड़ी बात है तो पहले इसका इस्तेमाल करें और उस समय दूसरों को लौटा दें। ये सोचते हुए लिन फैंग सेंचुरी बैंक की ओर चल पड़ा। सेंचुरी बैंक की संरचना यूरोपीय शैली की है और बहुत शानदार है। बाहर पार्किंग की जगहें सभी तरह की लग्जरी कारों से भरी हैं। बैंक के दरवाजे पर अंदर और बाहर मशहूर ब्रांड के कपड़े और मशहूर ब्रांड पहने सफल लोग हैं। इसके विपरीत लिन फैंग के जर्जर कपड़े बड़े शहरों में प्रवेश करने वाले पृथ्वी के बंस की तरह हैं, जो अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पहले तो लिन फैंग को अंदर जाने पर हीनता महसूस हुई, खासकर जब उसने उन युवा और खूबसूरत बैंक महिलाओं को देखा तो उसे पीछे मुड़कर जाने का आवेग हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि वह एक बार में खाना नहीं खरीद सकता तो उसे अंदर जाना पड़ा। इस समय एक सुंदर युवती काले पेशेवर वर्दी में लिन फैंग की ओर आई। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक महिला के चेहरे पर मुस्कान है जो लोगों को बसंत की हवा का एहसास कराती है। लिन फैंग ने राहत की सांस ली और उसका दिल अचानक कम घबरा गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि सेंचुरी बैंक ने हर कर्मचारी को दूसरों के साथ मुस्कुराहट के साथ पेश आने के लिए कहा है। अगर कोई भिखारी भी अंदर आए तो उसे मुस्कुराते हुए जाने के लिए कहना चाहिए। इस समय महिला की खूबसूरत आंखों में एक मजबूत अवमानना थी। उसने लिन फैंग को देखा जब वह अंदर आया। सभी जगह वे हारे हुए लग रहे थे। प्रवासी श्रमिक जो नहीं जानते कि कहां से बाहर आना है, वे घृणित हैं। अगर यह पेशेवर जरूरतों के लिए नहीं होता तो वह बिना कुछ कहे लोगों को भगा देती। अब लिन फैंग को आते देख हवा में खट्टी गंध आ रही थी। महिला ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। ओह, मैं पैसे लेने आई हूँ। जब लिन फैंग ने ये कहा तो उसने चुपके से महिला की तरफ देखा, कुछ आश्चर्यजनक। ये बहुत सुंदर है। इसके लंबे पैर और विलो कमर है। यह उत्तल और टेढ़ा होना चाहिए। इसका चेहरा अवाक है। इसकी तुलना लगभग सुया से की जा सकती है। बड़े बैंक अलग हैं। ठीक है, कृपया मुझे अपना बैंक कार्ड दिखाओ, महिला ने कहा। लिन फैंग ने काला कार्ड निकाला और महिला को सौंप दिया।
उसे डर से थोड़ा असहज महसूस हुआ कि बैंक कार्ड नकली था। महिला ने कमान संभाली, नजर डाली और अचानक उसका सुंदर चेहरा बदल गया। जुआन जी, उसने लिन फैंग को देखा और कांपती आवाज में कहा, यह आपका बैंक कार्ड है। लिन फैंग अचानक असहज हो गया। नहीं, ये सच है या झूठ? बस 1 मिनट, कृपया, मैं सुपरवाइजर को बुलाती हूँ। महिला ने लिन फैंग को कार्ड वापस नहीं किया, बल्कि मुड़कर काउंटर में भाग गई। कुछ समय पहले शांत स्वभाव, मोटे शरीर और बहुत सुंदर चेहरे वाली एक महिला युवती का पीछा करती हुई बाहर आई। सुपरवाइजर, ये वही है, युवती ने लिन फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। लिन फैंग ने चुपके से शिकायत की, धिक्कार है, कहो आसमान में कोई पाई नहीं है। कौन इतना दुष्ट है कि उसे खुद को चोट पहुंचानी पड़े? लिन फैंग ने अपने पैर फैलाए, मुड़ा और भाग गया। महिला सुपरवाइजर ने सख्ती से कहा, सुरक्षा गार्ड, उसे पकड़ लो। तुरंत 3 सुरक्षा गार्ड लिन फैंग की ओर दौड़े। लिन फैंग चोर होने का दोषी है। भले ही वह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक कुशल है, लेकिन उसने कभी विरोध करने के बारे में नहीं सोचा। कुछ ही देर बाद उसे 3 सुरक्षा गार्डों ने जबरन जमीन पर दबा दिया। महिला सुपरवाइजर लिन फैंग के पास गई और ठंडे स्वर में बोली, ये कार्ड कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। लिन फैंग असहाय दिखे और 18 पीढ़ियों के लिए उन्हें कार्ड देने वाले व्यक्ति के पूर्वज का अभिवादन किया। पता नहीं, महिला पर्यवेक्षक ने ठंडी आवाज में कहा, ये सेंचुरी बैंक का ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है। दुनिया में केवल 100 हैं। अपने हारने का जिक्र मत करो। भले ही तुम जिन्हुआ शहर के सबसे अमीर आदमी हो, तुम इसे पाने में सक्षम नहीं हो सकते। क्या लिन फैंग बेवकूफ है? ऐसा लगता है कि यह कार्ड न केवल सच है, बल्कि दुनिया में केवल 100 कार्ड हैं। मेरे प्रिय, क्या चल रहा है? ईमानदारी से कहूं तो तुमने ये कार्ड कहाँ से चुराया? महिला पर्यवेक्षक ने लिन फैंग को कृपालु रूप से देखा और संदेह से डांटा। ये जानकर कि कार्ड सच था, लिन फैंग का दिल थोड़ा शांत हुआ और जल्दी से कहा, ये कार्ड चोरी नहीं हुआ है, यह मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? महिला सुपरवाइजर ने नीले चेहरे के साथ कहा, सेंचुरी बैंक के सबसे पहचान चिन्ह वाला वीआईपी कार्ड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि यह कार्ड तुम्हारा है? फिर मैं यह मान लूंगी कि सौर ऊर्जा पश्चिम से आती है। हालांकि सेंचुरी बैंक का सेवा उद्देश्य हर समय मुस्कुराते रहना और उच्च गुणवत्ता बनाए रखना है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्ड एक हारे हुए व्यक्ति के हाथों में पड़ जाता है। एक सुपरवाइजर के रूप में भी वह शांत नहीं हो सकती। लेकिन ये कार्ड वास्तव में मेरा है, लिन फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इस बार महिला सुपरवाइजर के बोलने का इंतजार किए बिना उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के सुरक्षा गार्ड ने लिन फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने और डांटने से खुद को नहीं रोका। क्या तुम बेशर्म हो सकते हो? तुम बस इतना कहते हो कि इस सदी का बैंक तुम्हारा है। लिन फैंग को बिना किसी कारण के चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और लिन फैंग गुस्से में था। वो विरोध करना चाहता था। अगर वह अब विरोध करता है तो ये 3 सुरक्षा गार्ड निश्चित रूप से उसके विरोधी नहीं हैं। हालांकि अपनी बेगुनाही साबित करने और अनावश्यक गलतफहमी को गहरा करने के लिए लिन फैंग ने इसे निगलने का विकल्प चुना। मैं दोहराता हूँ, ये कार्ड मेरा है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? पॉप, मध्यम आयु वर्ग के सुरक्षा गार्ड का स्वभाव खराब होना चाहिए। उसने लिन फैंग को चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसे कंधे पर लात मारी और डांटा, इसे स्वीकार मत करो। मानो या ना मानो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, मिट्टी के बोधिसत्व में भी क्रोध के 3 बिंदु होते हैं। उसे 2 बार और फिर से थप्पड़ मारा गया। लिन फैंग गुस्से में था, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम फिर से कोशिश करो। अरे तुम चोर, मैं तुम्हें मारूंगा, क्या बात है? सुरक्षा गार्ड ने व्यंग्य किया, अपनी हथकड़ी उठाए और ऐसा करने वाला था। अचानक एक बहुत बड़ा बल अचानक मारा। अगले सेकंड 2 युवा सुरक्षा गार्ड जिन्होंने लिन फैंग को पकड़ रखा था, अचानक आह चिल्लाए और सीधे बाहर फेंक दिए गए। मध्यम आयु वर्ग का सुरक्षा गार्ड बेवकूफ है। सोते हुए इस लड़के की ताकत बहुत असामान्य है ना? उसकी हथेली हवा में उठी हुई थी, लेकिन उसने उसे नीचे नहीं रखा। चलो तुम लड़ो। लिन फैंग ने अपने शरीर पर धूल को थपथपाया, मध्यम आयु वर्ग के सुरक्षा गार्ड को देखा और उपहास किया। मध्यम आयु वर्ग के सुरक्षा गार्ड को थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। उसने अपनी लार निगल ली और उसकी आवाज बहुत कम थी। तुम चोर, अगर तुम लड़ सकते हो तो क्या होगा? तुमने एक काला सोना कार्ड डाला और इस कार्ड का मालिक तुम्हें जाने नहीं देगा। लिन फैंग ने उससे सीधे बात करने की जहमत नहीं उठाई। वो पलटा और महिला पर्यवेक्षक की ओर चला गया। महिला पर्यवेक्षक पीली पड़ गई और बोली, यहाँ मत आओ। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कार्ड नहीं चुराया है। लिन फैंग ने गंभीरता से कहा। ठीक है, चूंकि तुमने कहा था कि तुम इसे नहीं चुराओगे, तो क्या तुम मेरे साथ वीआईपी कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? महिला सुपरवाइजर ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। जब तक लड़का खुद के साथ वीआईपी रूम में प्रवेश करता है, तब तक निगरानी कैमरे लगे रहते हैं। वो उस समय सत्यापन पास नहीं कर सकता। भले ही वह बैंक से बाहर निकल जाए, पुलिस उसे वीडियो के माध्यम से ढूंढ लेगी। बस जाओ, लिन फैंग ने कहा। तारांकिन, हालांकि जब लिन फैंग जिन वीआईपी रूम में चले गए, तो उनके दिल में ढोल बजने लगे। हालांकि यह सच है कि यह कार्ड लिन फैंग ने नहीं चुराया था, यह उनका अपना नहीं है। मैं इस कार्ड का मालिक नहीं हूँ, मैं इसे बाद में सत्यापित करूंगा। वह कैसे पास हुआ? पहले कृपया कार्ड का 6 अंकों का पासवर्ड दर्ज करें। महिला पर्यवेक्षक ने लिन फैंग से ठंडे चेहरे से कहा। पासवर्ड? लिन फैंग मुश्किल में है। रहस्यमय आदमी ने कार्ड खुद को दिया, लेकिन उसने खुद को पासवर्ड नहीं बताया। वैसे भी पहले एक दर्ज करें। इसलिए लिन फैंग ने लापरवाही से पासवर्ड का एक समूह दबाया। गिरा एक तेज अलार्म। पासवर्ड गलत है, आपके पास अभी भी 2 मौके हैं। महिला पर्यवेक्षक ने व्यंग्य किया और कहा। लिन फैंग ने अपना सिर खुजलाया और फिर से हार गए। दूसरी गलती और आखिरी। महिला पर्यवेक्षक ने लिन फैंग को घूर कर देखा। वो लगभग आश्वस्त थी कि लिन फैंग किसी भी तरह से कार्ड का मालिक नहीं था। वो एक असली चोर था।
लिन फेंग घबरा गया। पासवर्ड क्या है? इसे भूल जाओ, इसे स्पेलिंग करो। लिन फेंग ने अपने दांत काटे और सिफर पर अपना जन्मदिन दर्ज किया। अगले ही पल महिला पर्यवेक्षक ने सुंदर आंखों को देखा और अविश्वास में कहा, पास, पास। लिन फेंग अपनी कुर्सी पर लगभग लंगड़ाकर बैठ गया और उत्साह से रोना चाहता था। खैर, ये वास्तव में मेरा जन्मदिन है, लेकिन ये केवल पहला सत्यापन है। ब्लैक गोल्ड कार्ड, न केवल पासवर्ड सत्यापित करने के लिए, बल्कि फिंगरप्रिंट और चेहरे को सत्यापित करने के लिए भी। महिला पर्यवेक्षक ने लिन फेंग को घूरकर देखा और बिना किसी शुरुआती उदासीनता के कहा। उसके दिल में पहले से ही कुछ ड्रम है। क्या ये बदसूरत हारने वाला वास्तव में एक छुपा हुआ अमीर आदमी है जो सुअर की तरह कपड़े पहने हुए है और बाघ को खा रहा है? तो इसे सत्यापित करें, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आदमी ने खुद को काट दिया था, इसलिए दूसरे पक्ष ने इन चीजों की व्यवस्था की होगी। निश्चित रूप से अगला सत्यापन बहुत ही सहज था। दोनों चेहरे और उंगलियों के निशान आसानी से पास हो गए। महिला पर्यवेक्षक भी उदासीनता, सतर्कता और संदेह से सदमे और अकथनीय सम्मान में बदल गई। पट महिला पर्यवेक्षक नीचे झुकी और डर से बोली, हाँ, क्षमा करें सर, मैं वास्तव में आपकी पहचान पहले नहीं जानती थी। मुझे वास्तव में खेद है। मैं मजाक कर रही हूँ। कौन किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज होने का जोखिम उठा सकता है जिसके पास सेंचुरी बैंक का ब्लैक गोल्ड कार्ड हो सकता है? उनका मानना है कि जब तक लिन फेंग एक वीआईपी एक शब्द कहता है, उसका छोटा पर्यवेक्षक बैंक द्वारा सीधे नौकरी से निकाले जाने की बात तो दूर, वो जिन्हुआ शहर में रहना भी नहीं चाहेगी। लिन फेंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, तुम बस अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हो। क्या तुम मुझे ये देखने में मदद कर सकते हो कि कैरी के पास कितना पैसा है? कोई बात नहीं, कृपया एक पल रुको। ये देखकर कि लिन फेंग की जांच नहीं की गई थी, महिला पर्यवेक्षक इतनी दुखी हुई कि वह लगभग रो पड़ी। कितना अच्छा बॉस, मैं इतना तिरस्कारपूर्ण था कि मैंने उसे गलत समझा। लानत है। जब महिला पर्यवेक्षक ने कार्ड स्लॉट में कार्ड डाला और स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर देखा, तो वह आखिरकार शांत हो गई और लगभग जमीन पर बैठ गई। कितना? लिन फेंग ने उम्मीद से पूछा। चूंकि यह एक वीआईपी कार्ड है, इसलिए कार्ड का मालिक कंजूस नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि उसने इसमें हजारों डॉलर बचाए होंगे। कुल एक। महिला पर्यवेक्षक पसीने से तर और हकला रही थी। लिन फेंग चिंतित थी। कितना? 1000 या 10,000? मैं जाऊंगा, मुझे मत बताना कि यह 1 मिलियन है। महिला सुपरवाइजर ने अंततः अपना संयम पुनः प्राप्त किया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। 10 अरब। एक पल के लिए लिन फेंग को लगा कि उसने गलत सुना है। सुपरवाइजर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लिन फेंग अवाक रह गया। यह मजाक निरर्थक है। महिला सुपरवाइजर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वीआईपी, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा मजाक करने की हिम्मत कर सकती हूँ? बोलते बोलते उसने स्क्रीन घुमा दी। लिन फेंग ने ऊपर कार्ड पर बैलेंस देखा, 1 अरब। 10 अरब। हिस। लिन फेंग ने एक सांस ली और पूरा व्यक्ति दंग रह गया। धिक्कार है, 10 अरब। यह क्या अवधारणा है? तुम्हें पता है, नकदी के राजा होने के इस युग में ये पैसा लगभग किसी को भी सीधे चीन की शीर्ष 500 अमीरों की सूची में शामिल कर सकता है। जब तक वह सेंचुरी बैंक से बाहर नहीं निकला, लिन फेंग को यह एक सपने जैसा लगा। ये बहुत अवास्तविक है, बहुत अवास्तविक। जैसे ही लिन फेंग चलता है, उसके पैर थोड़े नर्म होते हैं। आखिर वह रहस्यमय आदमी कौन है? तुम खुद को इतनी बड़ी रकम क्यों भेजोगे? उसका उद्देश्य क्या है? साथ ही वांग नाम का आदमी कौन है? लिन फेंग अपना सिर फोड़ना चाहता है और कोई कारण नहीं सोच पाता। उसे बस एक मॉल ढूंढना है और देखना है कि क्या पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिला सुपरवाइजर ने कहा कि सेंचुरी बैंक का ब्लैक गोल्ड कार्ड कभी भी स्वाइप किया जा सकता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी जाएं, जब तक कि वह थोड़ी बड़ी शॉपिंग जगह हो। 10 अरब, आप इसे 100 साल में खत्म नहीं कर सकते। बेबी, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बेकार हूँ, इसलिए मैंने गांव के प्रवेश द्वार पर मास्टर वांग से पर्म के लिए कहा। इस समय लिन फेंग का मोबाइल फोन बज उठा। हेलो, क्या ये जियाओ फेंग है? फोन पर एक बुरी आवाज थी। जब लिन फेंग ने आवाज सुनी, तो वह तुरंत कांप उठा और उसके चेहरे पर कड़वाहट का एक स्पर्श दिखाई दिया। दादाजी। जियाओ फेंग, तुमने ये क्यों कहा कि तुम चले गए? तुमने दादाजी को नमस्ते नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति ने शिकायत की। दादाजी, मैं। लिन फेंग का गला भर आया। जियाओ फेंग, कुछ मत कहो। सूखे पुराने घर में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी का सामना करना जिसने खुद को पोषित किया है और खुद को दूसरा जीवन दिया है, लिन फेंग के पास वास्तव में उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं है। तारांकिन, सू परिवार का पुराना घर। गृहस्वामी के नेतृत्व में लिन फेंग बूढ़े आदमी के पास आया। लिन फेंग की नाक खट्टी हो जाती है जब वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसके बाल बहुत सफेद हैं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, दादाजी अक्सर खुद को इधर उधर ले जाते थे, अपने लिए खाना खरीदते थे, खुद को थिएटर ले जाते थे, सभी की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि वो मेरा पोता है, लेकिन वह होशियार था। अनजाने में पिछले 20 वर्षों में सख्त युवक अब इतना बूढ़ा हो गया है। दादाजी, लिन फेंग फुसफुसाए। बूढ़ा आदमी मास्टर की कुर्सी पर बैठा था और अपनी आंखें बंद कर रहा था। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी मैली आंखों में दया से ज्यादा अपराध बोध था। उसने आह भरी, जियाओ फेंग, इन सालों में सू परिवार में तुम्हारे साथ गलत हुआ है। दादाजी को तुम्हारे लिए खेद है। दादाजी, सू परिवार ने मुझसे माफी नहीं मांगी। लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और खुद का मजाक उड़ाया। मेरी नालायक पोती ने तुम्हें बदनाम किया और सबूत के तौर पर तस्वीरें खींची। क्या वह तुम्हें भगाना नहीं चाहती? उसने सोचा कि मैं इस पर विश्वास करूंगा, जब तक कि मेरा सिर दरवाजे में न फंस जाए। लिन फेंग शब्दों से परे भावुक हो गया। सू परिवार में केवल बूढ़ा आदमी सू ही वास्तव में खुद के लिए अच्छा है और खुद पर विश्वास करने को तैयार है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सुया भी खुद के लिए एक अजनबी की तरह ठंडी है। जियाओ फेंग, मुझसे वादा करो कि तुम जियाओया को तलाक नहीं दोगे।
चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि सु परिवार में कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, बूढ़े आदमी ने विनती भरे लहजे में कहा। दादाजी, मैं, लिन फेंग ने अपने दिल में आह भरी। उसे नहीं पता था कि बूढ़े आदमी से क्या कहना है। क्या तुम उसे बताना चाहते हो कि तुम और सोया का तलाक हो गया है? और तुम्हारी छोटी पोती ने लंबे समय से अपने लिए एक हरी टोपी पहन रखी है, और तुम्हारा और मेरा एक कुलीन परिवार का बेटा है। वो ये शब्द नहीं कह सकता, मैं इसे बिल्कुल नहीं कह सकता। सबसे पहले, उसे डर था कि बूढ़ा आदमी निराश हो जाएगा। दूसरे, वो अभी भी बीमार था, अगर उसे उत्तेजित किया गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। ज़ियाओफेंग, अगर तुम चाहते हो कि सोया माफी मांगे, तो मैं उसे अभी बुलाता हूँ और उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कहता हूँ। बूढ़े आदमी ने तत्काल कहा। नहीं, दादाजी, मेरा यह मतलब नहीं है। लिन फेंग शर्मिंदा था। इस समय दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। लिन फेंग ने पीछे देखा और पाया कि सुया आ गई थी। उसके अलावा उसके बगल में एक आदमी था। माँ हाउजी, दादाजी, मैं आपसे मिलने आया था। सुया ने प्यार से माँ हाउजी की बांह पकड़ी, कमरे में चली गई और मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही जम गई। लिन फेंग, तुम यहाँ कैसे आए? सुया तुरंत सतर्क हो गई। उसने बूढ़े आदमी को देखा और लिन फेंग को देखा। उसे तुरंत कुछ समझ में आ गया। वह चौंक गई और गुस्से में बोली, लिन फेंग, तुम वास्तव में एक मतलबी व्यक्ति हो। तुम अप्रत्याशित रूप से शिकायत करने के लिए दादाजी के पास भाग गए। लिन फेंग ने उसे भावहीन देखा, समझाने के लिए बहुत आलसी। पॉप, मास्टर सू ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया, ज़ियाओया, तुम वास्तव में अनियंत्रित हो रही हो। मेरे सामने ज़ियाओफेंग को इस तरह डांटो। क्या तुम उसे अपना पति मानती हो? पति? सुया मुस्कुराई। दादाजी, क्या लिन फेंग ने आपको नहीं बताया? वो और मैं तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए हैं। क्या? बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। सुया माँ हाउजी के पास आकर बैठ गई, मीठी मुस्कान के साथ बोली, दादाजी, मैं आपको मिलवाती हूँ। यह माँ हाउजी है, जो जुन्मा समूह के बॉस का बेटा है। भविष्य में वह मेरा नया प्रेमी होगा। ओह, वैसे हम अगले महीने मालदीव में अपना हनीमून मनाने जा रहे हैं और फिर शादी कर लेंगे। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से कांप उठा। सुया की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में बोला, बकवास। तुम बकवास हो। अगर यह पहले होता तो एक बड़े उद्यम के मालिक के बेटे श्री सू ध्यान न देने की हिम्मत नहीं करते। या अगर आपके बेटे का उद्देश्य उसकी दूसरी पोती सू टिंग है, तो वह अपना मुंह बंद करके खुश होगा और महसूस करेगा कि इसने सू परिवार के लिए सौभाग्य लाया है। लेकिन सुया अलग है। वो लिन फैंग का पति है, और लिन फैंग को वह महिला लेकर आई थी जो हवा और बारिश को भगवान की तरह बुलाती है। उस महिला की हैसियत के साथ सौ माँ हाउजी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। माँ हाउजी बूढ़े आदमी के पास गई, उससे लिपटे हुए उपहारों का एक डिब्बा निकाला, उन्हें सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, श्याओया और मैं वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। डॉट डॉट, ये थोड़ा मजाक है, यह कोई सम्मान नहीं है। मैंने विशेष रूप से किसी को चांगबाई पर्वत में सेंटेनियल दवा की दुकान से सेंटेनियल लाल जिनसेंग खरीदने के लिए कहा था। मैंने सुना है कि दादाजी आप अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हैं। इस लाल जिनसेंग को खाने के बाद आप अपना अच्छा ख्याल रख सकते हैं। बूढ़े आदमी ने सूंघते हुए लाल जिनसेंग लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने एक शब्द थूका, बाहर निकलो। माँ हाउजी का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने कहा, भले ही बूढ़े आदमी को ये पसंद न हो, इसे जमीन पर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर निकलो। मास्टर सू ने शब्द दर शब्द कहा, अभी बाहर निकलो। मेरे पोते के पास लिन फैंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बदबूदार बूढ़े आदमी, बेशर्म मत बनो। माँ हाउजी अचानक क्रोधित हो गए, बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया और डांटा, यदि आपने अपने दादाजी सोया की खातिर मेरे चेहरे पर मेरी चीजें फेंकने की हिम्मत नहीं की, तो मैं आपको मांस के टुकड़ों में काटकर मछलियों को खिलाने के लिए सूर्यास्त झील में फेंकने की हिम्मत करूंगा। तुम, बूढ़े आदमी ने माँ हाउजी की ओर इशारा किया, अपना मुंह खोला और उसकी छाती अचानक हिंसक रूप से हिल गई। अगले ही पल बूढ़ा आदमी सीधे नर्म हो गया और जमीन पर गिर गया। दादाजी, लिन फैंग डर गया और बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए दौड़ा। बूढ़े आदमी की सांसें कमजोर और कमजोर हो गई थी और उसके माथे पर पसीने की बीन के आकार की बूंदें दिखाई दे रही थी और उसकी अभिव्यक्ति दर्द से भरी थी। ओह, बूढ़ा आदमी अभिनय में अच्छा है। क्यों, ये डकार लेने वाला है। फिर जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाओ। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें सबसे महंगा क्रिस्टल ताबूत खरीदूंगा। माँ हाउजी ने व्यंग्य किया। बस, लिन फैंग ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं और एक अभूतपूर्व ठंडी आवाज में शब्द दर शब्द कहा, अगर दादाजी ने कुछ गलत किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप मर जाएं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माँ हाउजी गुस्से में थी। क्या इस कचरे ने भालू का दिल तेंदुए का पित्त खा लिया? इस तरह के लहजे से खुद को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? सुया चिल्लाई, लिन फैंग, क्या तुम जानते हो कि आज जी क्या है? क्या तुम जीने से थक गए हो? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। अगर दादाजी को कुछ गड़बड़ है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद लिन फैंग ने गुस्से में सुया और माँ हाउजी की परवाह किए बिना झुककर बूढ़े व्यक्ति को बिस्तर पर ले जाने में मदद की। उसने बूढ़े व्यक्ति की कलाई को चुटकी से दबाया और उसकी नब्ज को महसूस किया। भौहें सिकोड़ ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गंभीर होगा। कुछ साल पहले बूढ़े व्यक्ति को बहुत गंभीर कोरोनरी हृदय रोग हुआ था। जब वह जांच के लिए अस्पताल गया तो वह अंतिम चरण में था। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति आशावादी थी और वह कुछ साल तक जीवित रह सकता है। अगर वह उत्साहित था तो वह कभी भी मर सकता था। इसलिए पिछले कुछ सालों में लिन फैंग ने सुया और सू परिवार के अन्य लोगों को बार बार सहा है। दादाजी के प्रति अपनी मूल प्रतिबद्धता के अलावा वह दादाजी की पुनरावृत्ति से अधिक डरता है। अन्यथा वह बहुत पहले ही तलाक ले चुका होता। वह अब तक कैसे इंतजार कर सकता था? तुम क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। लिन फैंग ने देखा कि सोया ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में था और अपना सिर घुमाकर दहाड़ने लगा।
दहाड़ ने सुया को डरा दिया। यह उसके लिए पहली बार था कि उसने इस हारे हुए पति को गुस्से में देखा और वह बहुत भयंकर दिख रही थी। वह एक बार में थोड़ा गुस्से में थी। हालांकि दादाजी की हालत गंभीर थी और उसे इतनी परवाह नहीं थी। उसने अपना सेल फोन उठाया और एम्बुलेंस को डायल किया। एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छाती को ढांक लिया और तेजी से सांस लेने लगा। उसका चेहरा लगभग सफेद हो गया था। नहीं, मुझे डर है कि दादाजी एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। दादाजी को बचाना होगा। लिन फैंग एक गर्म बर्तन पर चींटी की तरह बेचैन है। भनभनाहट। तभी उसके दिमाग में एक रोशनी आई। मुझे नहीं पता कि क्या सोचना है। लिन फैंग गहरी सांस लेता है, नीचे झुकता है, एक हाथ मुट्ठी में बांधता है, उसे बूढ़े आदमी के पेट के निचले हिस्से पर दबाता है और फिर उसे धीरे से थपथपाता है। हाँ, क्या लड़का पागल है। बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ा था। वह अभी भी लोगों की छाती पर वार करता है। क्या उसे लगता है कि वह धीरे धीरे मर रहा है। माँ हाउजी ने लिन फैंग की हरकत देखकर खुश हो गए। लिन फैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दादाजी को मारना चाहते हो? सुया गुस्से से चिल्लाई और लिन फैंग को खींचने के लिए दौड़ी। लिन फैंग उदासीन है और अभी भी अपने कार्यों को करता है। इससे पहले तांग परिवार में उसे भी प्रेरणा की एक झलक मिली और उसने मिस्टर तांग को, जो एक लाश होना चाहिए था, मृत्यु के देवता से वापस खींच लिया। अब उसके दादा की स्थिति भी आशावादी नहीं है। वह इतना कुछ नहीं संभाल सकता। शर्त लगा लो, उस सपने में मेरे दिमाग में जो ज्ञान है वह काम आ रहा है। पॉप, सुया ने लिन फैंग को मुंह पर थप्पड़ मारा और डांटा, जाने मत दो। यह मूर्ख वास्तव में दादाजी को मारना चाहता है। हालांकि उसके मन में बूढ़े के लिए बहुत भावनाएं नहीं हैं, फिर भी उसके दादाजी घर की छोटी सी कंपनी के प्रभारी हैं। अगर दादाजी मर जाते हैं तो विरासत को कैसे वितरित किया जाए, यह उन बुजुर्गों के हाथों में नहीं आएगा। जियाओया, उसे अकेला छोड़ दो। अगर बूढ़े को कुछ हो जाता है तो लड़का पहली जिम्मेदारी है और अपना बाकी जीवन जेल में बिताने का वादा करता है। माँ हाउजी ने खुशी से कहा। लेकिन सिर्फ सू परिवार क्या है? वैसे भी तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। ये सुनकर सुया दंग रह गई। हाँ, बूढ़ा आदमी मरने पर मर जाएगा। उसके पास माँ हाउजी भी है, एक नेक बच्ची। बूढ़ा आदमी आम समय में खुद के साथ अच्छा नहीं करता। वह न केवल खुद को लिन फैंग से शादी करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि हर तरह से उसका सामना भी करता है। क्या उसे अब सजा दी गई है? तुम इसके लायक हो। ये सोचकर सुया को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। इसके बजाय उसने बूढ़े व्यक्ति की दर्दनाक उपस्थिति देखी और एक तरह की असामान्य खुशी महसूस की। इस समय एम्बुलेंस आ गई। लिन फैंग रुक गया और बूढ़े व्यक्ति को मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस में ले गया। सुया और माँ हाउजी ने उसका पीछा किया। अस्पताल पहुंचने के बाद बूढ़े व्यक्ति को सीधे आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया। लिन फैंग दरवाजे पर बैठ गया, पसीना आ रहा था और पीला पड़ गया था। जब दूसरों ने अभी पिटाई देखी तो उन्हें लगा कि ये दादाजी के साथ दुर्व्यवहार है। वास्तव में केवल वह जानता था कि वह दादाजी की रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को खोलने के लिए एक विशेष प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जिसे बीटिंग क्यूई विधि कहा जाता है, का उपयोग कर रहा था। इतने ही मिनटों में लिन फैंग लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। ओह, तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत क्यों है? अब मुझे आखिरकार डर है कि अगर बूढ़ा आदमी काम नहीं करता है तो तुम पर मुकदमा चलेगा। माँ हाउजी ने आकर उपहास किया। लिन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। उसने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ही देर में खबर पाकर सू परिवार के रिश्तेदार एक के बाद एक आने लगे। बूढ़े आदमी कैसे हैं? पिताजी, क्या आप ठीक हैं? आप अचानक बीमार क्यों पड़ गए? सुया, क्या तुमने दादाजी को अस्पताल भेजा है? कुआ, हमें बताओ कि क्या हो रहा है। रिश्तेदार सुया के पास गए और पूछा। मुझे नहीं पता। सुया थोड़ी दोषी है। बेशक वो लोगों को ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकती कि यह माँ हाउजी थी जिसने दादाजी को नाराज किया। बूढ़े आदमी की बीमारी बस एक दुर्घटना थी। माँ हाउजी के बगल में धीरे से मुड़ा। तुम कौन हो? तुम्हारे पास हमारे सू परिवार में दखल देने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति है? सू परिवार के रिश्तेदार तुरंत असंतुष्ट हो गए। लोगों ने बस यही सोचकर माँ हाउजी की ओर देखा। माँ हाउजी ने गर्व से कहा, मैं जुन्मा समूह के मालिक माँ हाउजी का बेटा हूँ। क्या जुन्मा समूह? क्या ये जिन्हुआ में सूचीबद्ध कंपनी है? जैसे ही उसने ये कहा, सू परिवार के लोग चौंक गए और माँ हाउजी को देखा और सम्मानपूर्वक देखा। आखिरकार सू परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार है जो पैसा नहीं कमाता है। हालांकि लाखों की एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसकी तुलना जुन्मा समूह जैसी बड़ी कंपनियों के करोड़ों से कैसे की जा सकती है? सू परिवार की पुरानी पीढ़ी का रवैया स्पष्ट हो गया है। युवा पीढ़ी, विशेष रूप से 30 वर्ष से कम उम्र के लोग, माँ हाउजी को पूरी प्रशंसा के साथ देखते हैं। युवा, अमीर और सुंदर, कौन मुर्गी से सीधे फिनिक्स में बदले बिना माँ शाओ से शादी कर सकता है? सब लोग, यह माँ शाओ मेरी बहन का मंगेतर है। सू टीन कुछ समय में आया और मुस्कुराते हुए कहा। उसके बगल में हमेशा की तरह लियू क्यूई का पालन करें। सू टीन, बकवास मत करो। लोगों की कोई पहचान नहीं होती। वे सू या को कैसे देख सकते हैं? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने इस डर से कहा कि कहीं वह माँ हाउजी को नाराज न कर दे। हाँ, सुया ने उस हारे हुए लिन फैंग से शादी कर ली है। उसका मंगेतर कैसे हो सकता है? एक और युवती ने दोहराया। सू टीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मेरी बहन पर इतना भरोसा है? इस समय माँ हाउजी ने भी कार्रवाई की। वह सीधे आगे बढ़ा, सुया को गले लगाया, उसके नाजुक गाल को चूमा, मुस्कुराया और कहा, जियाओया ने लिन फैंग को तलाक दे दिया है और अब वह मेरी प्रेमिका है। थोड़ी देर बाद हम शादी कर लेंगे। ये शब्द सुनकर सू के रिश्तेदार इतने मूर्ख थे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सुया का जीवन इतना अच्छा था और वह वास्तव में माँ हाउजी से प्यार करती थी। कुछ युवा सू महिलाएं ईर्ष्या करती हैं, लेकिन सुया कौन है? वो पूरे सू परिवार की सबसे खूबसूरत महिला है। ये जुन्मा समूह के बच्चों के साथ संबंध बनाने की उसकी क्षमता भी है। सुया ने सभी की प्रतिक्रिया देखी और खिलखिलाकर मुस्कुराई।
उसे खुशी का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसने शुरुआत में लिन फैंग को खुद को छूने नहीं दिया, अन्यथा वह एक सेकंड हैंड सामान बन जाती। माँ हाउजी शायद इसे न देख पाती। वर्तमान दृश्य कहाँ है? देखो, क्या ये लिन फैंग नहीं है? एक सू परिवार के रिश्तेदार ने अचानक एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। भीड़ ने देखा और लिन फैंग को पाया। वह दीवार से अपना चेहरा थका हुआ और आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और पूरा व्यक्ति उदास दिख रहा था। हाँ, लिन फैंग एक कुत्ते की तरह दिखता है। ये सिर्फ एक कुत्ता है। उसकी पत्नी को लूट लिया गया था। कुत्ता क्या नहीं है? इस कचरे की मोटी चमड़ी है। यह अब हमारा सू परिवार नहीं है। क्या तुम्हारे पास अस्पताल आने की हिम्मत है? लिन फैंग का रूप देखकर सभी को बहुत मजा आया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अपने दादा के लिए ताली बजाने की विधि का उपयोग करने के बाद वह बहुत थक गया था और 3 दिन और रात सोना चाहता था। भले ही ये लोग उस पर व्यंग्य करते हों, लेकिन उसके पास इसे प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं थी। बेबी, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बेकार हूँ। अचानक सेल फोन बज उठा। लिन फैंग ने उत्तर बटन दबाया। लिन फैंग, क्या मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया? फोन पर एक लड़की की मधुर बसंत की तरह तीखी आवाज थी। लिन फैंग दंग रह गया और तुरंत बोला, क्या ये मिस टेंग है? फोन के दूसरी तरफ एक जियाओ गुनगुनाहट आई। अच्छा लिन फैंग, आपने मेरा मोबाइल फोन नंबर सेव नहीं किया। लिन फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मिस टेंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं आपको नहीं ढूंढ सकता अगर मेरे पास कुछ नहीं है? टेंग वेई ने कहा। लिन फेंगटू को थोड़ा दर्द हुआ। हालांकि टेंग वेई से बात करना बहुत आरामदायक है, लेकिन वह अब अच्छी नींद लेना चाहता है। वह वास्तव में थक गया है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तांग वेई ने कहा। अब मैं एकांग अस्पताल में हूँ, लिन फेंग ने कहा। अस्पताल? क्या तुम बीमार हो? तांग वेई की आवाज थोड़ी हैरान थी। नहीं, यह मेरे दादाजी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। लिन फेंग के बोलने से पहले तांग वेई ने फोन काट दिया था। लिन फेंग ने अपना सिर खुजलाया और सोचा कि तांग वेई वास्तव में गुस्से में है। कुछ ही देर में वार्ड का दरवाजा खुल गया। सू जियाई और अन्य लोग तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गए और लिन फेंग जल्दी से उठ गए। डॉक्टर, मेरे पिता की बीमारी कैसी है? सू परिवार के चाचा ने चिंतित होकर कहा। डॉक्टर ने अपना मुखौटा उतार दिया और कहा, बूढ़े व्यक्ति की हालत बहुत अजीब है। ये सुनकर सू परिवार के रिश्तेदार घबरा गए। चिंता मत करो, बूढ़ा व्यक्ति खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह अजीब है क्योंकि मैंने पाया कि ऑपरेशन के दौरान बूढ़े व्यक्ति की कोरोनरी हृदय रोग गायब हो गई थी। गायब हो गया? गायब होने का क्या मतलब है? डॉक्टर, आपने जो कहा उसे समझाएं। सू परिवार के रिश्तेदार उलझन में थे। डॉक्टर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं। मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि कोरोनरी हृदय रोग के अंतिम चरण में आपको आमतौर पर मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया तो उसके घाव गायब हो गए थे। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? ये चिकित्सा के इतिहास में एक चमत्कार है। डॉक्टर की बातें सुनकर सू परिवार हैरान और राहत महसूस कर रहा था। सुया ने भौहें सिकोड़ी और कुछ ही दूरी पर लिन फेंग को देखा। दादाजी की कोरोनरी हृदय रोग घाव की हद तक पहुंच गया है। वे कई वर्षों से इलाज के लिए बड़े अस्पतालों और यहाँ तक कि विदेश भी गए हैं। दुर्भाग्य से डॉक्टर असहाय हैं। अब ये सब एक साथ चला गया। वो उस दृश्य के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकी कि लिन फेंग ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी मुट्ठी से छाती पर पीटा। क्या ये वह है? नहीं, यह असंभव है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। लिन फेंग, एक बेकार, इस तरह के बेतुके तरीके से कैसे ठीक हो सकता है? सुया ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अटकलों को खारिज कर दिया। तारांकिन। डॉक्टर का जवाब सुनने के बाद लिन फेंग आखिरकार जमीन पर गिर गई और अस्पताल से बाहर निकल गई। जब वह नीचे आई तो उसे याद आया कि तांग वेई ने कहा था कि वह आएगी। लिन फेंग के पास यहाँ उसका इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद सू परिवार और अन्य रिश्तेदार भी नीचे आ गए। माँ हाउजी और सोया राजकुमारों और राजकुमारियों की एक जोड़ी की तरह रिश्तेदारों, सितारों और चंद्रमा से घिरे हुए हैं, बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। हर किसी की अभिव्यक्ति में विनम्रता और चापलूसी का पता चलता है। लिन फेंग ने ये सब देखकर उपहास किया। मैंने इतने सालों तक सू परिवार में कड़ी मेहनत की है और कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। माँ हाउजी उनसे पहली बार मिले थे, इसलिए वे अपने शरीर को उस पर चिपकाने और माँ हाउजी को उस पर सवार होने देने का इंतजार नहीं कर सकते थे। ये लोग वास्तव में शक्तिशाली हैं। लिन फेंग क्यों नहीं गए? भाभी सूचिंग की आंखें तेज हैं। जैसे ही वह नीचे आई, उसने लिन फेंग को दरवाजे पर खड़ा देखा और कहा, क्या उसके पास सवारी के लिए पैसे नहीं हैं और वो हमारी कार को रगड़ना चाहता है? मत कहो, ये वास्तव में संभव है। इस बर्बादी के लिए धन्यवाद, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। वैसे भी मेरी कार उसे बैठने नहीं देगी। मुझे बुरी किस्मत से डर लगता है। जैसे ही सू परिवार के रिश्तेदारों ने लिन फेंग को देखा, उनके चेहरों पर घृणा दिखाई दी, जैसे कि दरवाजे पर लोग नहीं बल्कि एक मक्खी खड़ी थी। क्षमा करें। माँ हाउजी लिन फेंग के पास चली गई और गर्व से बोली। लिन फेंग के रास्ते से हटने के बाद माँ हाउजी ने मर्सिडीज बेंज की चाबी निकाली और उसे बाहर दबाया। बाहर खड़ी काली कार अचानक चमक उठी। वाह, इतनी बड़ी मर्सिडीज बेंज कितनी खूबसूरत है। यह मर्सिडीज बेंज वीज 680 है। ये 7 सीटों वाली बिजनेस कार है। इसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। वो करोड़ों के उद्यम मालिकों का बेटा होने का हकदार है। उसके पास वाकई स्टाइल है। सू परिवार के रिश्तेदार हैरान और ईर्ष्यालु थे। तुम्हें पता है, सू परिवार सिर्फ लाखों की एक छोटी सी कंपनी है। वे एक पारिवारिक व्यवसाय में काम करते हैं। महीने का सबसे ज्यादा वेतन सिर्फ 10,000 या 20,000 है और कुछ हजारों में भी हैं। उनमें से ज्यादातर कार नहीं खरीद सकते। वे इसे खरीद सकते हैं। वे भी 1 लाख या 10 लाख से ज्यादा हैं। वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते।
सू परिवार के कई युवा वंशज मदद नहीं कर सके और माँ हाउजी से पूछा कि क्या वे बैठ सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी इस कार में 7 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो ऊपर आएं, माँ हाउजी ने विजयी भाव से कहा। सू परिवार के युवा लोग खुशी से झूम उठे और बस में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। सुया ने अपनी आंखों से ये सब देखा और बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने बगल में जर्जा कपड़ों में सजे लिन फैंग को देखा। टुट टुट, ये वास्तव में एक दिन और एक जगह थी। उसे तलाक देना एक समझदारी भरा कदम था। तभी एक गुलाबी रंग की लैम्बोर्गिनी एक जगह से आई और सीधे अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। फिर दरवाजा खुला और 20 की उम्र की एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर निकली। लड़की ने खुली नाभि वाली एक सफेद छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट और काउबॉय हॉट पैंट पहनी हुई थी। वो लंबी है और उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक हैं। उसका चेहरा आड़ू के फूल जैसा है और उसकी गोरी और कोमल त्वचा हवा से फटी हुई है। यह एक बड़े सितारे के आने जैसा है। कितना कितना सुंदर। सू परिवार के कुछ युवा पूरी तरह से मूर्ख थे। सू परिवार की बहन सू टिंग सहित लड़कियां दंग रह गईं। भले ही वे अपनी उपस्थिति में बहुत आश्वस्त हों, लेकिन इस स्तर की सुंदरियों के सामने उन्हें केवल खुद पर शर्म आती है। माँ हाउजी, जो सू परिवार की युवा पीढ़ी को घुमाने ले जाने वाले थे, ने सीधे देखा। ये सिर्फ लड़की का चेहरा नहीं है, बल्कि उसकी कार है। यह 1 मिलियन लैम्बोर्गिनी है। एक व्यवसायी ने एक बार कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति देखते हैं, तो आप सिर्फ उसकी कार देखते हैं। मैंने 1 लाख में एक कार खरीदी और संपत्ति लगभग 1 मिलियन है। 1 मिलियन लगभग 10 मिलियन की संपत्ति के साथ, फिर इस 10 मिलियन कार। माँ हाउजी की सांस थोड़ी फूल रही है। उसे नीचे जाकर खूबसूरत महिला से बात करने का भी आवेग है, भले ही वह 10,000 में से केवल एक हो। जब तक वह सुंदर महिला को जान सकता है, वह अपने भविष्य और कंपनी के भविष्य के लिए बिल्कुल असीमित है। यह विचार और मजबूत होता गया। माँ हाउजी ने बाहर सोया को देखा और अपने दांतों को भींच लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस स्तर की महिला को जान सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सोया से अलग हो गया। लेकिन जैसे ही वह उतरने के लिए तैयार हो रहा था, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सुंदरी सीधे लिन फैंग के पास गई और मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में बोली, ओह, तुम नीचे क्यों आए? लोग अभी भी तुम्हें खोजने के लिए ऊपर जाने वाले हैं। लड़की कोई और नहीं है, ये टेंग वेई है जो लिन फैंग को खोजने के लिए गाड़ी चलाकर आई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि टेंग वेई का स्वभाव और रूप लैम्बोर्गिनी के साथ मिल गया। जैसे ही वह यहाँ आई, उसने तुरंत पूरे दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और सू परिवार को पूरी तरह से चौंका दिया। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह ये था कि टेंग वेई ने लिन फैंग से बात करने की पहल की और स्वर बहुत ही अंतरंग था, बिल्कुल एक जोड़े की तरह। हर कोई दंग रह गया। क्या हुआ? लिन फैंग, एक बेकार ऐसी महिला को कैसे जान सकता है? लिन फैंग ने अपना सिर खुजलाया। मिस टेंग, क्या आप ठीक हैं? पहले कार में बैठो, प्रिया, टेंग वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया, सू परिवार फिर से हैरान था। लिन फैंग एक अचंभे में कार में चढ़ गया। लैम्बोर्गिनी एक पल में सभी की नजरों से ओझल हो गई। सुया ने अपनी 5 उंगलियां कस ली। उसका चेहरा ईर्ष्या और अनिच्छा से भरा था। वह बुदबुदाई, ये कैसे संभव है? लिन फैंग, एक बेकार ऐसी महिला को कैसे जान सकता है? सिर्फ वही नहीं, बल्कि माँ हाउजी भी। वह तांग वेई को भी नमस्ते कहना चाहता था। नतीजतन वहाँ एक अजीब दृश्य था। क्या तुम नहीं समझे? यह महिला एक अभिनेता होनी चाहिए जिसे लिन फैंग ने हमारे सामने अभिनय करने के लिए पैसे दिए हैं। सू टिंग ने व्यंग्य किया। अभिनेता? इसके साथ ही लोगों को अचानक एहसास हुआ, हाँ, यह एक अभिनेता होना चाहिए। लिन फैंग को पैसे चाहिए लेकिन पैसे नहीं, रूप चाहिए लेकिन रूप नहीं, और योग्यता। एक महिला उसे कैसे देख सकती है? लैम्बोर्गिनी चालक की तो बात ही छोड़िए। सुया ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अधिक सहज महसूस कर रही थी, लेकिन माँ हाउजी के व्यवसाय मर्सिडीज बेंज को देखना इतना सुखद नहीं था। ओह, काश वह एक चमकदार लैम्बोर्गिनी खरीद पाता। लेकिन सुया जानती थी कि यह असंभव है, क्योंकि माँ हाउजी की कंपनी के पास केवल 10 मिलियन थे। अगर उसने वास्तव में 10 मिलियन की लैम्बोर्गिनी खरीदी, तो वह अपनी संपत्ति नहीं निकाल सकती थी। जियाया, इसके बारे में मत सोचो। इस आदमी को हमारे द्वारा अपमानित किया गया होगा। वह दुखी है और फिर उसे नहीं पता कि अभिनेताओं को कहां से काम पर रखना है। कार भी किराए पर है। माँ हाउजी सुया के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली। सुया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। मैंने इन वर्षों में लिन फैंग के गुणों को बहुत पहले ही देख लिया था। वो केवल मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी उबाऊ चीजें कर सकता है। दुर्भाग्य से उसके गुणों के साथ मैं उसे कभी नहीं देख सकता। क्या विदूषक है। तारांकिन, कार में बैठे लिन फैंग को अभी भी चक्कर आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग वेई अचानक आकर उसके व्यवहार के इतने करीब आ जाएगी। क्या ऐसा है? मुझे गलत मत समझो। मैंने देखा कि वे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। तांग वेई ने कार चलाते हुए कहा। समझे? लिन फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बेहोश हो गया। उसने बहुत सोचा। मैं उत्सुक हूँ, क्या वे आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं? वे आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ये दुश्मन जैसा है। तांग वेई ने भौहें सिकोड़ी। परिवार? मेरे परिवार में अब सिर्फ दादाजी ही बचे हैं। जहाँ तक उनका सवाल है, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और किसी कार से टकराकर मर जाऊँ। लिन फैंग ने मजाक में कहा। तांग वेई देख सकती थी कि लिन फैंग का मूड खराब था। कोई और सवाल पूछे बिना उसने विषय बदल दिया और कहा, मिस्टर लिन, दरअसल मैं इस बार आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आई थी। कृपया बताइए, लिन फेंगदाओ ने कहा। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, पिछली बार मेरे पिता ने कहा था कि उन्होंने आइस सिटी में एक बढ़िया डॉक्टर को काम पर रखा है और वो उनका इलाज करने आएगा। तांग वेई ने कहा, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे याद है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? लिन फेंग ने सोचा। तांग वेई एक पल के लिए झिझकी और कुछ माफी मांगते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि जब चमत्कारी डॉक्टर आएगा तो आप वहां होंगे। अगर चमत्कारी डॉक्टर उसके पिता की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, तो आप केवल मिस्टर लिन पर भरोसा कर सकते हैं।
वास्तव में तांग वेई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार लिन फैंग के पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं है। बहुत संभावना है कि पिछली बार अपने पिता को जगाने में वो गलती कर बैठा हो। हालांकि अपने अवचेतन में वो लिन फैंग पर विश्वास करती थी, इसलिए इस बार वो लिन फैंग को खोजने आई और उससे चर्चा करना चाहती थी। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिस्टर तांग मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अगर मैं चला जाऊं तो क्या बुरा होगा? ये सब ठीक है, मैं फैसला लूंगा। तांग वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप मिस्टर लिन के बगल में हैं, मैं आपको पैसे दूंगा, चाहे चमत्कारी डॉक्टर दादाजी को ठीक कर पाए या नहीं। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाया। तांग वेई ने उसकी जान बचाई। वो अभी भी इस छोटे से उपकार से मदद करने को तैयार है। इसके बाद तांग वेई ने लिन फैंग को घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। लिन फैंग के विनम्रता से मना करने के बाद वह पास के एक होटल में उतर गई। यह एक 5 सितारा होटल है। बाहर से इमारत को बहुत आलीशान कहा जा सकता है और बाहर खड़ी कारों की संख्या लाखों में है। लिन फैंग पूरे दिन इधर उधर भागता रहा है। उसे पसीना आ रहा है। उसके बाल मुर्गी के घोंसले की तरह गंदे हैं। उसमें अभी भी अजीब सी गंध आ रही है। लिन फैंग की शक्ल देखकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सर, हमारे होटल के नियम हैं। गंदे कपड़े पहने लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। लिन फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया, ठीक है, सॉरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं बस एक कमरा बुक करना चाहता हूँ, नहाना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। कमरा बुक करना है, नहाना है। रिसेप्शनिस्ट ने लिन फैंग को बेवकूफ की नजरों से देखा और उसका लहजा और भी ठंडा होता गया। सर, क्या आप जानते हैं कि हमारे होटल में एक मानक कमरे का किराया कितना है? आप नहाना चाहते हैं, पीछे 3 युआन वाला एक सार्वजनिक स्नानघर है। आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। कृपया यहाँ मेरा समय बर्बाद न करें। ओह, भूल जाओ। लिन फैंग शर्मा गया और दरवाजे की ओर मुड़ा। इस समय उसने रिसेप्शनिस्ट को बुदबुदाते हुए सुना, ये घृणित है। मुझे नहीं पता कि किसान किस घाटी से आए हैं। आजकल किसान हमारे 5 सितारा होटल में आकर उन्हें मजबूर करने की हिम्मत करते हैं। मिट्टी के बोधिसत्व अभी भी थोड़े गुस्से में हैं। हालांकि लिन फैंग सौम्य हैं, लेकिन वे इस अपमान पर गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाए, अपना सिर घुमाते हुए और भौहें सिकोड़ते हुए। किसानों के साथ क्या मामला है? किसानों के बिना आप क्या खाते पीते हैं? किसानों के बिना आपको लगता है कि आप इस गर्म सर्दियों और ठंडी गर्मियों के कार्यालय में काम कर सकते हैं? आपको लगता है कि आप एक इमारत में रह सकते हैं? किसानों के बिना चीन की अर्थव्यवस्था 10 साल तक सुस्त रहेगी। अगर किसान नहीं है तो आप भूख से मर जाएंगे, क्योंकि आप किसानों द्वारा उगाए गए भोजन को खाना चाहते हैं। किसानों के बिना सामाजिक व्यवस्था ढह जाएगी। किसान कृषि की तरह नींव और आधार हैं। रिसेप्शनिस्ट दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग ने जवाब देने की हिम्मत की। उसने तुरंत तिरस्कार करते हुए कहा, आपने बहुत कुछ कहा। चाहे कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, आप अभी भी इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप गरीब भी हैं और इस होटल में रहने का खर्च नहीं उठा सकते। लिन फैंग उदास चेहरे के साथ फ्रंट डेस्क लेडी के पास गया और कहा, सच में, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं, एक किसान जिसे तुम घृणा करते हो, तुम्हारे टूटे फूटे 5 सितारा होटल का खर्च नहीं उठा सकता। पॉप सेंचुरी बैंक का काला सोना कार्ड मेज पर भारी मात्रा में फोटो खिंचवा रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने टेबल पर काले सोने के कार्ड को देखा और अचानक सुंदर आंखों से देखा। पूरा व्यक्ति बेवकूफ था। विश्व सेंचुरी बैंक का काला सोना कार्ड। रिसेप्शनिस्ट काम उठी और कार्ड को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और लिन फैंग को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह काम उठी और बोली, क्या ये कार्ड आपका है? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या आपको लगता है कि मैंने इसे चुराया है? आप कोशिश क्यों नहीं करते और देखते हैं कि क्या ये सत्यापित किया जा सकता है? फ्रंट डेस्क की महिला ने संदेह से कार्ड को कार्ड स्लॉट में डाला। जब मशीन गिरी तो उसने दिखाया कि सत्यापन सफल रहा और उसका दिल उछल पड़ा। ये विश्व स्तरीय शीर्ष वीआईपी कार्ड, क्या ये वास्तव में इस व्यक्ति का है? रिसेप्शनिस्ट ने लिन फैंग को पीला चेहरा दिखाते हुए देखा और सांस लेने की हिम्मत नहीं की। सर, मुझे खेद है, मैं ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप मुझे तुच्छ समझते हैं और मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं करता। सीधे एक कमरा खोलो और मेरे लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट खोलो। लिन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हाँ हाँ, बस 1 मिनट कृपया। रिसेप्शनिस्ट बिना आंसू बहाए रोना चाहती थी और उसकी आंखें पछतावे से नीली हो गई थीं। अगर उसे पता होता कि बिना किसी आश्चर्यजनक रूप के ये युवक इतना काया है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऐसा रवैया अपनाए। ये भयानक है। मैंने बड़े आदमी को नाराज किया और एक बढ़िया अवसर खो दिया। मुझे यकीन है कि मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। तारांकिन। लिन फैंग ने एक धुन गुनगुनाई और लिफ्ट को ऊपरी मंजिल पर ले गया। वह अब अकथनीय खुशी के मूड में है। मूल रूप से वह चिंतित था कि ब्लैक गोल्ड कार्ड के 50 बिलियन युआन का उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब मैंने सफलतापूर्वक एक होटल का ऑर्डर दिया है, जो साबित करता है कि $50 बिलियन वास्तविक है और मेरे अपने पैसे का है। कुछ समय के लिए लिन फैंग को एक सपने में पैदा होने का एहसास हुआ। 2 दिन पहले वो बिना पैसे और गरिमा के एक डोर टू डोर दामाद था, लेकिन अब पलक झपकते ही वह चीन के शीर्ष 500 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया है। लिन फैंग अधिक से अधिक जिज्ञासु हो गया। उस व्यक्ति का मूल क्या था जिसने उसे उपहार दिया? यदि वो 50 बिलियन लापरवाही से देता है, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? चीन का सबसे अमीर आदमी या दुनिया का सबसे अमीर आदमी? 1000 विचारों में लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिन फैंग बाहर गया और एक नजर में हॉल में खड़े राष्ट्रपति स्वीट का दरवाजा देखा। दरवाजे के फ्रेम और दरवाजे के हैंडल सभी क्रिस्टल और चमक से उकेरे गए हैं। दरवाजा खोलने के बाद यह एक सपने की जगह की तरह है। वो इतना बुरा था कि सू परिवार में उसके साथ अन्याय हुआ और वह मुश्किल में पड़ गया। यहाँ तक कि सोने का कमरा भी गोदाम के कमरे से अलग रखा गया था। लेकिन अब वो वास्तव में राष्ट्रपति स्वीट में रहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय 5 सितारा होटल में राष्ट्रपति स्वीट की कीमत बहुत महंगी है, एक रात में 10,000
लेकिन लिन फैंग के लिए अब वे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। दसियों हजार क्या हैं, वो अब जीने की हिम्मत करता है। लिन फैंग ने स्नान किया और नर्म गोल बिस्तर पर लेट गया। इस रात वह बार बार सो नहीं सका। उसे हमेशा लगता था कि यह सब बहुत अवास्तविक था, ये सब एक सपना था। जब तक वह जागता कुछ भी नहीं होता। तारांकन। अगले दिन लिन फैंग नाश्ता करने के लिए उठा। 5 सितारा राष्ट्रपति स्वीट्स दिन में 3 बार भोजन प्रदान करते हैं और उन्हें दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है। हालांकि लिन फैंग अपने शरीर को हिलाना चाहता था, इसलिए वह रेस्तरां में गया। कैफेटेरिया में लिन फैंग की लार बाहर निकलने वाली थी। बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत समृद्ध। लिन फैंग ने एक ट्रेली, कई तरह के खाने चुने, एक रास्ता निकाला और खुद को खाने पीने में डुबो लिया। उसका खाने का रूप अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि बहुत असभ्य भी। उसके बगल में बैठे लोग भौहें सिकोड़ते थे और जानबूझकर या अनजाने में उससे बचते थे। हालांकि लिन फैंग इतना ध्यान रखने के लिए बहुत आलसी है। पहले उसे न केवल सू के घर पर खाना बनाना पड़ता था, बल्कि खाने के दौरान सू या के पीछे भी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। इसके अलावा खाने के दौरान हरकत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे डांट खानी पड़ती। उसने इस दमनकारी जीवन से तंग आ चुका है। अब वो बस मौज मस्ती करना चाहता है। जैसे ही लिन फैंग ने अपना मुंह तेल से भरा, एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। लिन फैंग दंग रह गया और उसने ऊपर देखा। उसने पाया कि यह हाई स्कूल में उसका पुराना सहपाठी झांग बेन था और उसके बगल में एक चुलबुली लड़की थी। झांग बेन, तुम यहाँ क्यों हो? लिन फैंग ने अपना मुंह पोंछा और पूछा। झांग बेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लिन फैंग को देखा और मजाक में कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए? ये प्रेसिडेंशियल स्वीट में कैफेटेरिया है, आप अंदर कैसे आए? अतीत में स्कूल में लिन फैंग अपने अस्तित्व की भावना की कमी के लिए प्रसिद्ध था। स्कूल में उसने जो कपड़े पहने थे वे बहुत ही जर्जर थे। आम समय में जब उसके सहपाठी रात के खाने के लिए बाहर जाते थे तो हर कोई ऐसे बना होता था, लेकिन लिन फैंग के पास पैसे नहीं थे। पहले तो सभी को लगा कि लिन फैंग मतलबी है। बाद में उन्हें पता चला कि उसके पिता या मां नहीं है। वह एक अनाथ था। वो सू परिवार में रहता था और उसके पास कोई जेब खर्च नहीं था। समय के साथ सभी ने उसे अलग थलग करना शुरू कर दिया और कुछ ने तो उसे चुपके से गरीब और बेकार होने के लिए डांटा। वह छोटी उम्र में ही घर घर जाकर दामाद बन गया। संक्षेप में हाई स्कूल में लिन फैंग की स्थिति को घाटी के निचले हिस्से में विनम्र कहा जा सकता है। अब झांग बेन ने लिन फैंग को प्रेसिडेंशियल स्वीट के रेस्तरां में आते देखा। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह चुपके से अंदर घुस गया। आखिर सहपाठियों के घेरे में इस बदनाम घर घर के दामाद के पास यहाँ खर्च करने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? लिन फैंग ने झांग बेन को देखा और जानता था कि दूसरे पक्ष ने उसे गलत समझा है, इसलिए उसने समझाना बंद कर दिया और खाना जारी रखा। इसे भूल जाओ, मैं छात्रों को देखने के बाद भोजन चुराने के लिए यहाँ आने के लिए तुम्हें उजागर नहीं करूंगा। तुम्हें खाने के बाद जल्दी करना चाहिए। झांग बेन ने लिन फैंग को घृणा से देखा और अचानक कुछ सोचकर कहा, वैसे आज दोपहर हमारी कक्षा में एक सहपाठी पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगे? सहपाठी पार्टी? लिन फैंग ने अपना सिर उठाया। ठीक है, गोल्डन ओशन रेस्तरां में बड़े वेल बॉक्स में शाम 6 बजे समय पर पहुंचो, देर मत करो। ये कहने के बाद झांग बेन ने अपनी प्रेमिका को गले लगाया और बाहर चला गया। लिन फैंग ने अपना सिर खुजलाया। दरअसल वो किसी भी सहपाठी पार्टी में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब से झांग बेन ने बात की है, चलो चलते हैं। हालांकि वह अब अपने सहपाठियों द्वारा हंसाए जाने से बचना चाहता है। एक कार खरीदो। लिन फैंग ने अपना मन बना लिया। रात के खाने के बाद वह होटल के बाहर एक मोबी बाइक को साफ करने गया और पास के कई 4 स्टोर्स में चला गया। अंत में लिन फैंग ने एक फरारी 4 स्टोर को बंद कर दिया। स्टोर में एयर कंडीशनर उड़ा रहे कई सेल्समैन ये दृश्य देखकर हंस पड़े। हाँ, क्या आपने इस आदमी को फरारी देखने के लिए मोटरसाइकिल चलाते देखा? वो गलत स्टोर पर चला गया। यहाँ साइकिलें नहीं बेची जाती हैं। अच्छा, आपका मनोरंजन कौन करेगा? मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। जब लिन फैंग स्टोर में चला गया तो कई पुरुष और महिला सेल्समैन सोफे पर बैठे थे और खुद को नहीं देख रहे थे। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए वह अकेले ही इधर उधर घूमता रहा। थोड़ी देर घूमने के बाद लिन फैंग एक फरारी 812 के सामने रुका। उसे कार समझ में नहीं आई, लेकिन उसे लगा कि यह एक अच्छी कार है। ये देखने में दबंग लग रही थी और उसे यह पसंद भी आई। एक सेल्समैन आया और बोला, सर, बाइक की दुकान यहाँ से अभी भी सैकड़ों मीटर दूर है, बस बाहर निकलो और दाएं मुड़ो। लिन फैंग ने कहा, साइकिल? मैं साइकिल नहीं खरीदना चाहता। सेल्समैन ने व्यंग्य किया, अगर तुम बाइक नहीं खरीदते तो तुम आकर एक फरारी क्यों नहीं खरीद लेते? लिन फैंग ने 2 फरारी 812 की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ये खरीद लूंगा। सर, क्या आप मजाक करना बंद कर देंगे? सेल्समैन थोड़ा अधीर था। क्या तुम इस 812 को 5 मिलियन से ज्यादा में खरीद सकते हो? लिन फैंग ने ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला, सेल्समैन की ओर फेंका और कहा, इसे ले लो और ब्रश करो। मैं अभी कार लेना चाहता हूँ। सेल्समैन ने ब्लैक गोल्ड कार्ड अपने हाथ में लिया। उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें लगभग बाहर की ओर देखने लगी। क्या ये सेंचुरी बैंक कार्ड है? और यह अभी भी एक ब्लैक गोल्ड कार्ड है? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, है ना? विक्रेता पूरी तरह से बेवकूफ था। वो स्थिर खड़ा रहा, उसका सिर घूम रहा था। तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ और अपना कार्ड स्वाइप करो। लिन फैंग ने उसे कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं औपचारिकताएं पूरी करूंगा। कृपया 1 मिनट रुको, विक्रेता ने कांपती आवाज में कहा। पूरा व्यक्ति पागल हो रहा था। जब वो अनुबंध लेने गया तो कई सहकर्मियों ने मजाक किया। हाँ, क्या हारने वाले कीमत सुनकर डर गए हैं? उसे बताओ कि हम यहाँ केवल 4 पहिए बेचते हैं, 2 पहिए नहीं। विक्रेता ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, जल्दी से चुप हो जाओ। यह एक छिपा हुआ बड़ा आदमी है। वो अभी कार उठाना चाहता है। यदि आप उसे नाराज करते हैं तो आप जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसा कहकर उसने सीधे ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाल लिया।
कई सेल्समैन इसे देखकर दंग रह गए, जैसे कि बिजली गिर गई हो। भाड़ में जाए, सेंचुरी बैंक का ब्लैक गोल्ड कार्ड। यह आदमी क्या बकवास है। कुछ घंटों बाद सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और यहाँ तक कि ऑटो बीमा भी पूरा हो गया। लिन फेंग ने नई शानदार फरारी 812 को देखा और उसके दिल में एक चमक महसूस हुई। ये कार भविष्य में उसकी अपनी होगी। ये बहुत बढ़िया है। अतीत में जब वह सु परिवार में था, श्री सु ने ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए लिन फेंग को भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि अधिक कौशल होना उपयोगी था। केवल हाल के वर्षों में लिन फेंग ने कभी कार को नहीं छुआ था। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि 5 साल की ड्राइविंग उम्र वाला ये ड्राइवर का लाइसेंस उनके जीवन में बेकार था। अप्रत्याशित रूप से अब आखिरकार इसे खेलने की जगह मिल गई है। जब लिन फेंग चला गया तो उस विक्रेता को छोड़कर जिसने उसका मनोरंजन करने की पहल की, अन्य सभी विक्रेता पछतावे से अपनी छाती और पैर पीट रहे थे। लोगों को नीचा दिखाने का यही अंत है। इसके अलावा लिन फेंग, जिसने एक फरारी खरीदी थी, इस तरह सड़क पर चला गया। अनगिनत आंखें उसे बार बार देखती थी, जिनमें कई युवा, हल्की और सुंदर लड़कियां और युवतियां शामिल थीं। उसकी आंखों में अकथनीय ईर्ष्या प्रकट हुई। क्या ये थोड़ा हाई प्रोफाइल है? लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन इतने सालों तक लो प्रोफाइल रहना अच्छा है। इसके अलावा उसने जानबूझकर दिखावा नहीं किया। अगर वो वास्तव में दिखावा करना चाहता था तो उसकी 50 बिलियन की संपत्ति के साथ ये फरारी खरीदने जितना आसान नहीं है। कम से कम उसने 10 मिलियन से शुरुआत की। हालांकि आखिरकार 5 मिलियन स्पोर्ट्स कारों की शानदार उपस्थिति ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। रास्ते में लोग देख रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। मैंने एक कार भी खरीदी। मैं बस एक घर खरीदूंगा। हालांकि मेरे लिए जीवन भर प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहना कोई समस्या नहीं है। मेरे पास अपना घर होना चाहिए। हालांकि जैसे ही उसने समय देखा, छात्रों की सभा का समय हो गया। लिन फेंग ने इसके बारे में सोचा और कुछ दिनों में घर खरीदने का फैसला किया। वैसे भी पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। उस समय विदेशी घर और विला चुनना उसके बस की बात नहीं थी। गोल्डन ओशन रेस्तरां चौक तक गाड़ी चलाते हुए पार्किंग अटेंडेंट ने उसका बहुत ध्यान से अभिवादन किया और लिन फेंग को पार्क करने में मदद करने की पहल की। लिन फेंग टिप देना चाहता था। दुर्भाग्य से उसका सारा पैसा ब्लैक गोल्ड कार्ड में है। क्या वह कार्ड दूसरों को नहीं दे सकता? मैं केवल माफी मांगते हुए मुस्कुरा सकता हूँ। वेटर के नेतृत्व में रेस्तरां में वह बड़े वेल बॉक्स में आया। लिन फेंग ने दरवाजा खोला और पाया कि सभी छात्र आ चुके थे। इन जाने पहचाने और अजीब चेहरों को देखकर लिन फेंग के मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। उसे उनकी बहुत याद नहीं आई, लेकिन इस बात का अफसोस था कि समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 8 साल हो गए। लेकिन जल्द ही लिन फेंग ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि मेज पर रखी ज्यादातर शराब और खाना खाया और पिया जा चुका है। अब कुछ ही बचा हुआ है। क्या ये लिन फेंग नहीं है? अरे, ये लिन फेंग है। लिन फेंग क्यों आया? क्या हमने उसे आमंत्रित नहीं किया? जब छात्रों ने लिन फेंग को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए, जैसे कि उसका आगमन एक बहुत ही अप्रत्याशित बात थी। लिन फेंग बहुत अजीब है। क्या झांग बेन ने उन्हें नहीं बताया कि वह आएगा? इसके अलावा अभी केवल 5:30 बजे हैं। 6 बजे की बैठक जो उसने कहा था वो निर्धारित समय से आधे घंटे पहले थी। नतीजतन लोग आए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लगभग सभी व्यंजन भी खाए। इस समय झांग बेन खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें सभी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि लिन फेंग को मेरे द्वारा आमंत्रित किया गया था। बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने एक 5 स्टार होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया था। जब हम सुबह डिनर के लिए बाहर गए तो हमने पाया कि लिन फेंग भी वहां था। खैर, वो भूखा हो सकता है और खाने के लिए कैफेटेरिया में घुस गया होगा। मुझे लगा कि वे सभी सहपाठी हैं, इसलिए मैंने उसे सहपाठी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लिन फेंग, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं 5 बजे पहुंचूंगा? तुम देर से क्यों आए? लिन फेंग ने कुछ नहीं कहा और बहुत गुस्से में था। वो अच्छी तरह से जानता था कि झांग बेन उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर गलत समय बता रहा था। इसके अलावा राष्ट्रपति के स्वीट का ऑर्डर स्पष्ट रूप से उसके अपने पैसे से दिया गया है। चोरी क्या है? जैसे ही छात्रों ने खबर सुनी, उन्होंने लिन फेंग को तिरस्कार से देखा। शिट, लिन फेंग, तुम बहुत अश्लील हो। तुम खाना चुराने के लिए राष्ट्रपति के स्वीट के कैफेटेरिया में गए। हे, वो इतना गुणी हुआ करता था। उसने हमारे साथ डिनर का भुगतान कब किया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी लिन फेंग इतना बेकार है। अफसोस, मैं उसके साथ सहपाठी होने का मौका खो बैठा। झांग लिन फेंग के पास गया, उसे कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया? कोई बात नहीं, आज की पार्टी मेरी दावत है और मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। लेकिन तुम देर से आए हो और सीटें भरी हुई हैं। मैं तुमसे केवल बाद में एक कटोरी में खाने के लिए कह सकता हूँ। लिन फेंग ने अपनी मुट्ठी कस ली, एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं खुद खाने के लिए बाहर जाऊंगा। फिर वह मुड़ा और चला गया। झांग बेन रुका नहीं, बल्कि उसे मजाक में देखा। उसका मूल उद्देश्य लिन फेंग को रात के खाने पर आमंत्रित करना नहीं था। वो बस उसे अपमानित करने आया था। लिन फेंग, रुको। इस समय एक लड़की अचानक खड़ी हो गई। लिन फेंग, आओ और मेरे साथ बैठो। मैं लगभग स्वादिष्ट हूँ। लिन फेंग आश्चर्य में पीछे मुड़ा। लड़की का नाम मुज़कियू है। वो बहुत ही कोमल लड़की है। अतीत में जब कक्षा में लगभग सभी लोग लिन फेंग को नीची नजर से देखते थे, उसे बाहर कर देते थे और उसकी उपेक्षा करते थे, लेकिन मुज़कियू ने ऐसा नहीं किया। वो अक्सर लिन फेंग के साथ कैंटीन जाती थी, लाइब्रेरी से किताबें उधार लेती थी, होमवर्क पर चर्चा करती थी, आवारा बिल्लियों को साथ में खाना खिलाती थी और यहाँ तक कि साथ में सड़क पर भी दौड़ती थी। उस समय मुज़कियू थोड़ी मोटी और गोल-मटोल बच्ची थी। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थी, लेकिन बहुत से लड़कों को ये पसंद नहीं था। इसके बजाय लिन फेंग के मन में उसके लिए एक खास भावना थी। मुज़कियू के लिए उसे भी यह शांत लेकिन दयालु लड़का पसंद था। दुर्भाग्य से वे दोनों उस समय युवा थे और उनके व्यक्तित्व शर्मीले और अंतर्मुखी थे। इसके अलावा दादाजी उस समय खुद और सोया का मिलान कर रहे थे, इसलिए कागज की यह परत स्नातक होने तक नहीं छिदी थी।
अब 8 साल बाद मुझको एक छोटी मोटी लड़की से एक पतली जवान महिला में बदल गई है। लंबे बाल और कमर, पानी के तालाब जैसी बड़ी आंखें, लचीलेपन से भरपूर, फिगर पतला और उत्तम है और पूरा शरीर एक शुद्ध स्वभाव को प्रकट करता है। ये कहा जा सकता है कि स्वभाव और उपस्थिति के मामले में उपस्थित लड़कियों को मुझक्यू ने पूरी तरह से तुलनीय बना दिया। यह एक जवाबी हमला है। जिक्यू, तुम लिन फैंग को अपनी सीट क्यों दे रही हो? जल्दी से बैठ जाओ। हाँ, लिन फैंग को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया था। वो खुद ही भाग गया। तुम उसकी क्या परवाह करती हो, मुझक्यू? छात्र चिंतित थे जब उन्होंने देखा कि मुझक्यू अपनी सीट छोड़ने जा रही थी, खासकर कुछ लड़के जो उसकी सुंदरता के लालच में थे। मुझक्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिन फैंग हमारा सहपाठी है। वह पार्टी में आया था, हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि मेरे लिए उसे अपनी सीट देना अनुचित है, तो मैं चला जाऊंगा। झांग बेन का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं जिक्यू, पार्टी करना आसान नहीं है। जाने का तरीका क्या है? ये ठीक है, मैं वेटर से एक और कुर्सी जोड़ने के लिए कहूंगा। चलो निचोड़ते हैं। उसके बगल में बैठी महिला थोड़ी नाखुश थी और उसने झांग बेन का कॉलर खींचा, लेकिन बाद वाले ने आंखें मूंद ली। झांग बेन ने सोचा कि अगर वह महान सुंदरी मुझक्यू को पकड़ सकता है, तो उसके आसपास के बार में मिली नाइट क्लब की लड़की को कभी भी छोड़ा जा सकता है। उसका रवैया क्या है? मत कहो, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है। मुझक्यू बहुत खूबसूरत है, ये वास्तव में रोमांचक है। लिन फैंग जाना चाहता था। चूंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारे साथ मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वेटर कुर्सी ले आया है। लिन फैंग बुरा है। उसने झांग बेन के चेहरे पर हाथ फेरा और बैठ गया। जब वह बैठा, तो उसके बगल में बैठी एक लड़की अनायास ही सिकुड़ गई और घृणा से देखने लगी, जैसे कि वह कोई गंदी चीज हो। केवल मुझक्यू ही उसे नापसंद नहीं करता था, इसके बजाय वो उसके पास झुक गया और मुस्कुराते हुए स्कूल की दिलचस्प चीजों के बारे में बात की। मुझक्यू को करीब से देखते हुए लिन फैंग ने लड़की के गोरे चेहरे को देखा, जिसमें सेब की तरह गुलाबी रंग का निशान था, और उसे काटना चाहा। लिन फैंग को लगा कि अगर उसने सुया से शादी नहीं की होती, तो क्या वह अब मुझक्यू के साथ होता। लड़कों ने देखा कि मुझक्यू और लिन फैंग इतने करीब थे, तो वे थोड़े बदसूरत लग रहे थे, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल था। नमस्ते, ये हमारा सिग्नेचर डिश सोना झींगा है। इस समय एक बड़ी प्लेट लेकर 4 वेटर आए। प्लेट में झींगा था, प्रत्येक इतना बड़ा था कि उसका सिर हो सकता था। इसे सॉस की एक परत से लपेटा गया था। क्या नीचे कोई तेल उबल रहा है? ये चटकता है और बहुत रंगीन और सुगंधित दिखता है। क्योंकि वह कार की औपचारिकताओं में व्यस्त था, इसलिए लिन फैंग ने नाश्ते के अलावा अब तक कुछ नहीं खाया। जब उसने इन झींगों को देखा, तो उसका पेट तुरंत गुर्रा उठा। जब वह अपनी तरफ मुड़ा, वह चॉपस्टिक से एक को काटने की तैयारी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से झांग बेन ने अचानक कहा, लिन फैंग, तुम अभी भी इसे काटना नहीं चाहते? लिन फैंग ने झांग बेन को संदेह से देखा। झांग बेन ने माफी मांगने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह एक बुरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। माफ करें, मैंने कुल 15 सोना झींगा का ऑर्डर दिया। हम सिर्फ 15 लोग थे, इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक। मैं मुख्य रूप से भूल गया था कि तुम आओगे, इसलिए। लिन फैंग का चेहरा उतर गया। क्या होगा अगर मैं एक और डिश ऑर्डर करूं और उसका भुगतान खुद करूं? जैसे ही उसने ये कहा, झांग बेन तुरंत मुस्कुराया और दूसरे छात्र भी मुस्कुराए। लिन फैंग, मोटा मत बनो। क्या तुम जानते हो कि इस सोना झींगा की कीमत कितनी है? 1000 युआन। अगर तुम एक प्लेट ऑर्डर करते हो, तो तुम्हें कम से कम 10 ऑर्डर करने होंगे। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? झांग बेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। छात्रों ने भी एक के बाद एक सहमति व्यक्त की, कहा कि लिन फैंग दिखावा करने के लिए बहुत मजबूर था। ईमानदारी से उसे वास्तव में भोजन को रगड़ना था। उसे क्या दिखावा करना चाहिए? लिन फैंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। $1000। मैं 10 मिलियन ऑर्डर करने की हिम्मत करता हूँ। उसने सीधे हाथ हिलाया और वेटर को बुलाया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सर? वेटर ने कहा, यह क्या सोना झींगा है, मुझे 100 दे दो। लिन फैंग ने धीरे से कहा,